यानी जो कम्युनिकेशन होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है और उसका मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोला गया है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मानी गई है। दो शब्द कौन कौन से इनको देखेंगे, एक तो माना गया कम्युनिस्ट और एक माना गया कम्युनिकेटर। इसका अर्थ होता है सामान्य। ये वाला टॉपिक एबीएस में भी है क्या? नहीं, वैसे आता भी है उसमें भी, और दूसरा आता है इसका शब्द करता है विचारों का आदान प्रदान। अगर आपसे ये पूछे कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको बताना है एक तो कम्युनिस्ट और एक कम्युनिकेटर। और कम्युनिस्ट का शब्द पूछे जनरल होता है जिसको हमने सामान्य बोला है, और कम्युनिकेटर की बात करें तो विचारों का आदान प्रदान की बात होती है। लेकिन अगर ये वाला जो शब्द मैंने आपको बताया है वो पाश्चात्य संदर्भ में बताया है। पाश्चात्य संदर्भ में आपको पहले बता चुका हूँ, वेस्टर्न वाला जो होता है यानी अंग्रेजी जो भाषा है हमारी वो पाश्चात्य की है। लेकिन अगर इसको भारत में देखा जाए, अगर इंडियन में देखा जाए, भारतीय संदर्भ में देखा जाए, तो आपको इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको बताना है विचारों का आदान प्रदान। यानी जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसको हम संप्रेषण बोलते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर एक और होती है कि कम्युनिकेशन जो है पूर्ण रूप से इफेक्टिव किस पर डिपेंड करता है। यानी अगर कम्युनिकेशन है, अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ तो दो तत्व होंगे, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर, यानी एक संदेश करता और एक श्रोता होगा। तो यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ लेते हैं, देखो नोट डाल के। सर ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा है आपने, विचारों का आदान प्रदान इंग्लिश में कम्युनिकेट? हाँ कम्युनिकेटर, जी। कम्युनिकेटर। देखो नोट डाल के बात करेंगे तो हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला आपको ये बताना है संप्रेषण दुमुखी। दुमुखी यानी टू फेस प्रोसेस है। अब टू फेस प्रक्रिया कौन कौन सी वो आपको देखनी है, तो इसमें आपको पहला लिख लेना है संदेशकर्ता जिसको बोलते हैं सेंडर, और दूसरा लिख लेना है श्रोता जिसको बोलते हैं रिसीवर। आपको लिख लेना रिसीवर। अब जो दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो संप्रेषण, इसको भी और समझ लेना। अगर आपसे ये पूछिए किस पर निर्भर करता है, तो आपको बताना श्रोता पर निर्भर करता है। देखो मैंने आपको ये वाली बात बताई कि संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आपको ऑल ओवर एक बात देखी जाए तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, यानी जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिसको हम अपनाते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर इसके शब्द अर्थ की बात करें तो आपको बताना है कम्युनिकेशन इज ए टू फेस प्रोसेस सर। जी टू फेस भी बता दें, एक हमें एक आपने, यानी एक तो सेंडर और एक रिसीवर है। यानी जो संप्रेषण होगा वो दोनों की प्रक्रिया मानी जाएगी, यानी टू फेस, यानी एक संदेश देने वाला और एक संदेश लेने वाला, यानी एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। लेकिन अगर वो शब्द अर्थ की बात करें तो आपको बता देना कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट और एक है कम्युनिकेटर। कम्युनिस्ट की शब्द अर्थ की बात करें तो सामान्य बता देना, अगर इसकी शब्द अर्थ की बात करें तो विचारों का आदान प्रदान बता देना। अगर ऑल ओवर बात करें कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ऑल ओवर की बात करें तो कम्युनिकेशन जो होता है वो ये होता है, यानी विचारों का आदान प्रदान करना हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन है, संप्रेषण कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि संप्रेषण की प्रक्रिया यानी संप्रेषण जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी है, तो मैंने आपको कौन सी बताई है, टू फेस बताइए, यानी दुमुखी बताइए। और दुमुखी कौन सी है कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, यानी कोई तीसरा तत्व नहीं होगा, संदेश देने वाला और संदेश लेने वाला जो होगा। अब बात यहाँ पे आती है, मैंने आपको बात बताया कि ये जो कम्युनिकेशन यानी ये जो संप्रेषण है पूर्ण रूप से डिपेंड किस पर रहता है, यानी ये डिपेंड किस पर रहेगा, पूर्ण रूप से जो संप्रेषण है तो ये आपको बताना है रिसीवर पर रहेगा, किस पर रहेगा, श्रोता पर रहेगा। यानी जब तक संप्रेषण सही नहीं माना जा सकता, जब तक रिसीवर की तरफ से कोई फीडबैक ना जाए कि सेंडर के द्वारा दी गई सूचना पूर्ण रूप से उसके समझ में आ गई है। मान लीजिए मैंने आपको पूर्ण रूप से 1 घंटे पूरी मेहनत से पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि आपकी समझ में आया, आपने मना कर दिया, तो पूरी प्रक्रिया बेकार है। मैंने आपको बहुत भद्दे तरीके से पढ़ाया, लेकिन बाद में आपने ये बात बोल दी कि सर पूर्ण रूप से समझ में आ गया। यानी जो सेंडर की जो बात आप तक पहुंच रही है, जब तक आपकी बात पूर्ण रूप से समझ में ना जाए, अच्छी तरह से समझ में ना जाए, तब तक संप्रेषण को पूर्ण नहीं माना जाता है और प्रभावशाली नहीं माना जाता है। क्योंकि जब तक श्रोता यानी रिसीवर डिसाइड नहीं कर देगा कि जो बात सेंडर के द्वारा दी गई है रिसीवर तक पूर्ण रूप से पहुंच चुकी है, तब तक कम्युनिकेशन होता नहीं है। अगर आपसे ये पूछे संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे, तो दोनों की बता दिए, किस पर निर्भर करता है, मैंने आपको बताया श्रोता पर निर्भर करता है। अगर ये दोनों की कौन कौन सी, तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चीज समझना, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो समझना, संप्रेषण को शिक्षा का मुख्य तत्व माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया ऑल टाइम यानी हमेशा टू फेस होती है, दुमुखी होती है, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। देखो एक बात मैंने आपको यहाँ पर शिक्षा लिखा है, लेकिन आपको समझना यह है कि जब से व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेकर मरने से 1 सेकंड पहले तक वो जिससे भी जो भी आदान प्रदान करेगा वो संप्रेषण के द्वारा करेगा। अब बात यहाँ पर आती है, मैंने लिखा है संप्रेषण को शिक्षा का मुख्य तत्व, यानी शिक्षा जो हमारी एजुकेशन है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट संप्रेषण को माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा किसका आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। और ये हमेशा ऑल टाइम कैसी प्रक्रिया मानी जाएगी, दोनों की प्रक्रिया मानी जाएगी, जिसमें एक सेंडर माना जाएगा और एक रिसीवर माना जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि संप्रेषण की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो संप्रेषण को लाया गया, या संप्रेषण से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि संप्रेषण के द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, यानी हमारी जो नीड है उनकी पूर्ति हो जाएगी संप्रेषण के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा।
नहीं सर। संप्रेषण के द्वारा हमारी नीड, हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। सर हो जाएगी। बताएं। कोई कर भी सकते हैं सर, नहीं भी कर सकते। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट आप में से है और उसकी कोई ऐसी आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति संप्रेषण के द्वारा हो भी सकती है, नहीं भी? हो भी सकती है सर सर, नहीं उससे भी तो हो पता सकती है। चलेगा ना कम्युनिकेशन से कि उसके अंदर क्या है। जी, नीड क्या है उससे तो उसकी? सिर्फ पता चलेगा हमें बिकॉज़ वी आर कम्युनिकेटिंग। देखो एक बात बताएं दोस्तों, मान लीजिए आपकी कैसी ऐसी कोई आवश्यकता है, वो जब तक आप उसको प्रकट नहीं करेंगे, किसके द्वारा? कम्युनिकेशन के द्वारा। जब तक पता चलेगी और जब तक पता नहीं चलेगी, तब तक क्या पूर्ति हो जाएगी उसकी? मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, लेकिन जब तक आप उसे प्रकट नहीं करेंगे, उसको प्रकट करके जहाँ पे विचार को आदान-प्रदान नहीं करेंगे, तब तक उसकी पूर्ति हो सकती है। अगर लीगल रूप से आपकी नीड हुई, तो उसकी पूर्ति होगी, अनलीगल हुई तो उसकी पूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन लीगल हो या अनलीगल, पता तो कम्युनिकेशन के द्वारा ही चलेगा। ये वाली बात तो आप सहमत हैं? क्योंकि आपकी कोई भी आवश्यकता जब तक आपके आंतरिक रूप से है, किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल रूप से, बाहर रूप से आएगी, तभी तो पता चलेगा कि आपकी कौन सी आवश्यकता है। तो आपको इतना ध्यान, इसमें से कुछ पूछना है, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि संप्रेषण के कौन-कौन से उद्देश्य हैं, वो आपको बताता हूँ। करवा दो सर प्लीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें से कुछ पूछना है? तो प्रॉब्लम पता चलेगी बस। देखो, अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। पहले इसमें से पूछिए, फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें से कुछ पूछना है? नो सर। आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पर समझना संप्रेषण की विशेषता। अब संप्रेषण की विशेषता कौन-कौन सी होती है, उनको समझना है। देखो, अब आपको पूरी लगेगी। पहले आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो हमारी नीड्स हैं। उसके बाद दूसरा आता है सामाजिक मूल्यांकन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दूसरों को प्रभावित करना। सर ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये किसमें आएगा? मास कम्युनिकेशन, ये किसका टॉपिक है? इसी में पढ़ाओगे? इसी में पढ़ाएंगे, अभी आपको आने तो दें, अभी इसी में पढ़ाएंगे, मास मीडिया में। उसके बाद आएगा शैक्षिक उपलब्धि। सर ये एजुकेशनल अचीवमेंट। जी, और ये अदर फैक्टर करते हैं दूसरों को। नेक्स्ट आता है विचारों का आदान-प्रदान। व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सामाजिक विकास। देखो, अब यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इनमें से कौन सा आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। हम बहुत सारे पॉइंट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको लिख दिए। अब इसमें सबको समझ में कौन सा नहीं आ रहा, उसको पूछें। सर एक पॉइंट बता दो, एक तो। सारे ही बता दो एक बार। एजुकेशनल अचीवमेंट होता है, ये इंटरेक्शन होता है, आप इनको जानती हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ये सोशल डेवलपमेंट होता है। देखो, आवश्यकताओं की पूर्ति, जो अभी हम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जब तक आपकी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको आप जाहिर नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे नहीं, तब तक उस आवश्यकता का पता नहीं लगा पाएंगे और ना उसकी पूर्ति हो पाएंगे। दो तरीके से होता है, जो लीगल नीड्स होती है उनकी पूर्ति करने की पूरी कोशिश की जाती है, जो अनलीगल होती है उनकी पूर्ति नहीं की जाती है। यानी बिना संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति की कोई सी ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मान लीजिए अभी आपको भूख लगी है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कि आपको भूख लगी है? जब आप बोलेंगे कि मुझको भूख लगी है, तो आपने जो बोला है वो संप्रेषण का प्रयोग किया, विचारों का आदान प्रदान किया, कम्युनिकेशन किया है, फिर दूसरे व्यक्ति ने सुना, फिर तब जाके आपको भोजन दिया, तो आपकी जो आवश्यकता थी भूख यानी भोजन प्राप्त करने की, उसकी पूर्ति हुई। सामाजिक मूल्यांकन क्या होता है? देखो, मान लीजिए आप समाज में जाते हैं, ये एक समाज है और इस समाज में इस तरह के व्यक्ति रह रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ये रह रहा है और एक व्यक्ति ये रह रहा है। जब ये व्यक्ति समाज में जाता है तो बड़े गंदे तरीके से, बड़े भद्दे तरीके से दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करता है, कभी गाली, कभी लॉस, कभी ये, कभी वो, कभी क्रोध, कभी घृणा। जबकि ये वाला व्यक्ति जब जाता है तो हर किसी से एक ये सर का नेटवर्क गया क्या? हाँ, ऐसे ही लग ऐसा लगता है कि हमारा हो जाए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर ही नहीं आ रही, आवाज कहाँ से आएगी? सर तो आ गए ना। आगे सर, तो आगे आगे। अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। नेटवर्क हो जाता है। तो समाज में रहने वाले व्यक्ति हमारी उसका व्यवहार, हमारा मूल्यांकन करते हैं कि हम किस तरीके से दूसरे व्यक्तियों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर है कि दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम दूसरे व्यक्ति के साथ अपना जो व्यवहार है अच्छे तरीके से प्रकट करेंगे, तो वो हमारे जैसा बनना चाहेगा। अगर हमारा व्यवहार दूसरे के लोगों के प्रति थोड़ा गंदा होगा, तो हमारे जैसा नहीं बन पाएगा। यानी हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो सामाजिक व्यवहार है, वो दूसरों पर भी पड़ता है और वो पढ़ने के लिए हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जिसमें विचारों का आदान प्रदान करेंगे उसको हमने क्या बोला है? संप्रेषण कम्युनिकेशन। शैक्षिक उपलब्धि क्या होती है कि मान लीजिए देखो, जब भी हम पेपर लिखते हैं तो सब एक तो मौखिक रूप से भी लिख सकते हैं, इंटरव्यू जिसको बोल सकते हैं, और एक लिखित रूप में जो टेस्ट हमारा पेपर होता है वो होता है। अब जैसे हम अपने वहाँ पर विचार लिखेंगे, अगर हमारे विचारों में दम है, हमारे विचार सबसे बेस्ट है, तो पहली रैंक आएगी। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं है तो हो सकता है 10वीं 11वीं जो भी रैंक आ सकती है। यानी हमारे जो विचार प्रकट करने का तरीका है, अगर सबसे बेस्ट हुआ तो पहली रैंक, अगर थोड़ा उससे कम हुआ तो सेकंड, सबसे कम हुआ तो फेल भी हो सकती है। लेकिन जहाँ पे विचार प्रकट करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? संप्रेषण का। अब उसके बाद विचारों को आदान प्रदान मैंने आपको बता दिया। विचारों का आदान प्रदान थर्ड पॉइंट बताइए एक बार। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दूसरों को प्रभावित करना, यानी अदर्स को इफेक्ट कैसे करते हैं? हमारी बात करने का तरीका दूसरों को प्रभावित करता है कि हम किस तरीके से उनको बात करने से प्रभावित कर रहे हैं। अब यहाँ पर शैक्षिक उपलब्धि मैंने आपको बता दिया, विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, इंटरेक्शन जो भी हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। अब बात यहाँ पर होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो, पर्सनैलिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। वैसे मैं आप लोगों को 3 प्रकार की बताऊंगा, हिप्पोक्रेटस के अनुसार 8 प्रकार की बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं 3 प्रकार की पढ़नी है जो आपने नाम सुना होगा। जुंग, नाम सुना है जुंग का? यस सर। जुंग ने 1, 2 और 3 यानी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट
और इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट दोनों, यानी इसको बोलते हैं अंतर्मुखी, इसको बोलते हैं बहिर्मुखी और इसको बोलते हैं उभयमुखी। लेकिन अपने इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं वो शांत स्वभाव, शर्मीले टाइप के होते हैं, यानी वो अपनी बात भी ढंग से नहीं कह पाते हैं। अगर वो किसी दूसरे के घर पर जाते हैं और उनको भूख भी लग रही होगी तब भी वो एक बार को अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। वो कौन से व्यक्ति होते हैं? इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी अपने विचार प्रकट कर देते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। और इंट्रो और एक्सट्रोवर्ट दोनों जो होते हैं दोनों को मिलाकर बनता है, उसको नाम दिया गया था जो उन्हें उभयमुखी, जो जरूरत पड़ने पर इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जरूरत पड़ने पर अपने आप को सही साबित कर ले, जरूरत पड़ने पर आपको शांत कर ले और कहीं पर कैसी जिस कंडीशन की जैसी जरूरत पड़ रही है अपने वहां पर जैसे अपने आप को डिफाइन करे, वो उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। अब सामाजिक विकास कैसे होगा? क्योंकि समाज में एक्सट्रोवर्ट बताना एक बार। एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति होते हैं जो बहिर्मुखी विभाग होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले, इंटेलिजेंट विभाग विभाग होते हैं, यानी वो एक बात को बार-बार सोचने समझने की सोचते हैं कि ये वाला व्यक्ति इस तरीके से इस तरीके से सोच सकता है, इस तरीके से सोच सकता है। लेकिन इंट्रोवर्ट बिल्कुल चुपचाप शांत शर्मीले टाइप के होते हैं, बिल्कुल शर्मीले। शर्मीले जानते हैं? शर्मीले। शायद अच्छा, शर्मीला जो टाइप है, जो शर्माना है, वो गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है या बॉयज में? गर्ल्स में। क्या है सर ये? शर्मीले, शर्मीले, शर्माना, शर्माना। सर किसी में नहीं होता आजकल। कुछ तो सर बॉयज में भी होता है, कुछ गर्ल्स में भी, नहीं, हमने दोनों में देखो होता दोनों में है, सबसे ज्यादा पूछा है। लड़कियों में होता अच्छा, जन्मजात होता है अर्जित? है। यस सर। जन्मजात होगा अर्जित? सर नहीं होगा सर, जन्मजात होगा, जाति होते हैं ना सर, ये तो जन्मजात नहीं होगा? जन्मजाति होगा सर। जन्मजाति होता है। और सामाजिक विकास, क्योंकि समाज में आप जिस तरीके से बात करेंगे वो आपका सामाजिक विकास करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाए कि संप्रेषण जो है वो जन्म के बाद प्रारंभ होता है या जन्म से पहले, प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ? तो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, अभी प्रेगनेंसी में भी है। अभी पूछ ले। देखो, संप्रेषण की प्रक्रिया लिख दे रहे हैं, आप लिख ले, नोट डाल के। संप्रेषण की प्रोसेस यानी प्रक्रिया स्टार्ट कब से लिख दें? जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो After प्रेगनेंसी में birth स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद या जन्म से पूर्व? कहां क्या लिखें? जन्म के बाद है, जन्म के बाद। बाद में ही होएगा क्योंकि हमें आइडिया थोड़ी पता है बच्चे के, पहले क्या पता लगता है हमें। जन्म के रिसीव भी नहीं कर बाद। टेंडर की बात भी नहीं रिसीव कर सकता तो रिसीव। तो ये वाली बात ठीक है कि जन्म के बाद ही प्रारंभ होगी संप्रेषण की प्रोसेस है। यस सही है सर। अभी किसी स्टूडेंट ने एक बात बोली थी कि प्रेगनेंसी हो सकता है, किसी ने बोला था अभी? यस सर। किसने बोला था? सर वो मैं कह रही थी कि अभिमन्यु का अगर हम एग्जांपल लें तो हो सकता अच्छा, है। अभिमन्यु का एग्जांपल लेंगे आप उस बात को मानते हैं कि अभिमन्यु ने सुनाई दिया था? सर असली तो ऐसे ही है सर। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप साइंस में जी रहे हैं, ठीक है? जब तक बच्चे से आदान प्रदान नहीं होगा, जब तक बच्चा अपनी तरफ से कुछ बोलेगा नहीं, प्रेगनेंसी में बच्चा बोल सकता है क्या मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, चाउमीन खाने का मन कर रहा है? सर बोलता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है, तो कहां से इंटरेक्शन हो जाएगा? इंटरेक्शन तो कम्युनिकेशन तब होगा जहां पर एक तरफ दो तरफ विचारों का आदान प्रदान होगा, और प्रेगनेंसी में कहां पर दो तरफ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है? क्या हो रहा है? सर जो बच्चा अंदर एक्टिविटीज करता है वो किसमें आएगा फिर? देखो, इस वाले पे कभी फिलॉसफी पढ़ेंगे तब थोड़ा उसमें मंथन करेंगे। फिलॉसफी नहीं तो बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछे कि संप्रेषण की प्रोसेस है वो स्टार्ट कब से होती है, तो आपको बताना आफ्टर बर्थ की है। अब आप एक बात उदाहरण देखो, एक बस बोलते हैं ना एकदम ऐसा बिल्कुल तुरंत टाइप का, बिल्कुल एक तीर से सारे पूरे सारा कुछ हो जाए। आपको इतना ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन वो एक प्रत्येक वस्तु है जो जन्म के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग करनी पड़ती है। आवश्यकता के लिए प्रयोग करनी पड़ती है। अब बात यहाँ पर होती है कम्युनिकेशन। अगर जन्म हो गया बच्चे का तो वो दो तरीके से अपने आप को भी प्रेजेंट करेगा, दूसरों के सामने अच्छा भी बनेगा, दूसरों को गलत बताएगा, स्वयं को सही बताएगा, कभी स्वयं को गलत बताएगा, दूसरों को सही बताएगा, मेरा भाई ठीक है, मेरे पापा ठीक है, मैंने ये हासिल किया। जो कुछ भी कार्य करेगा वो किसके द्वारा करेगा? संप्रेषण के द्वारा करेगा। और आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जब वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए जो कुछ भी कार्य करता है वो संप्रेषण कहलाता है। और संप्रेषण दो प्रकार से प्रयोग करता है, वो वाला आपको याद रखना है। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल, और एक होता है नॉन वर्बल। यानी एक होता है शाब्दिक और दूसरा कौन सा होता है? अशाब्दिक। अब यहां पर आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा और जन्म होने के बाद मरने से 1 सेकंड पहले तक, यानी मृत्यु पर्यंत तक जो जो एक्टिविटी करेगा वो किसके द्वारा करेगा? संप्रेषण के द्वारा करेगा। लेकिन एक्टिविटी करते समय दो प्रकार की एक्टिविटी करेगा, एक तो वर्बल करेगा और एक कौन सी करेगा? नॉन वर्बल, यानी एक शाब्दिक करेगा और एक अशाब्दिक। यानी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके द्वारा संप्रेषण न किया सके। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा हो कि सर ये वाले प्रयोग में या ये वाली वस्तु में, ये वाली आवश्यकता में क्या संप्रेषण प्रयोग हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको ऑल ओवर एक पॉइंट में बता दिया है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद प्रत्येक व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है जिनकी पूर्ति भी हो जाती है, कुछ ऐसी आवश्यकता होती है जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन प्रकट वो दोनों तरीके की करता है, लीगल भी अनलीगल भी। लेकिन प्रकट करते समय वो दो प्रकार का उपयोग करता है, जो मैंने आपको ये वाली बात बताई है। दो प्रकार का, एक करता है वर्बल और एक करता है नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। दोनों का प्रयोग करते समय जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता है, उसका पूर्ति करता है, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, पूछिए कुछ, नो सर। आगे चले। सर ये इट इज सिंक्रोनस इन नेचर में होता है ये? कौन सा? ये जो कम्युनिकेशन है जी, इसमें क्वेश्चन देखा था सर मैंने, उसमें पॉइंट था इट इज सिंक्रोनस इन नेचर, ऐसा कुछ होता है? समझ में नहीं आया आप क्या बोले, बोले आप। जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा नेचर, उसमें कम्युनिकेशन होता है, ये तो पूछना चाह रहे हैं। सर सिंक्रोनस तो ये होगा ना, क्योंकि अगर मान लो हम अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा? अरे मैंने नॉन वर्बल किस वजह से लिखा है आपको अभी आगे और बताने जा रहा हूं। हमारी शारीरिक वेशभूषा, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी तो है, हमारे चेहरे, शरीर के हाव भाव, चेहरे का हाव भाव। मैं क्यों लिखा? मैंने इस वजह से लिखा तो ये वर्बल वो चीज होती है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नॉन वर्बल वो होती है जिसमें सिर्फ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। सांकेतिक ध्वनि भी तो होती है, जो सिंबल वाली होती है, जो सेन वाली होती है, यानी आंखों के द्वारा, यानी आंखों की लैंग्वेज भी तो होती है, हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है, चेहरे की बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है, हाव भाव जो हमारे हैं। ये मैंने किसमें पढ़ा? अभी मैं आपको बता नहीं, मैंने एक ऑल ओवर आपको बता दिया। अभी मैंने एक ऑल ओवर शब्द बता दिया है कि कम्युनिकेशन कहते किसे। अब आगे चलते और क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहली बात ये पूछा जाएगा आपसे कि संप्रेषण की प्रक्रिया, ना किसमें आता है राइटिंग, वर्बल या नॉन वर्बल शब्दों का प्रयोग करें। सर वर्बल भी तो सिर्फ बोलते हैं ना हम, नॉन वर्बल अभी बता दूंगा, रुको, अभी थोड़ा आप थोड़ा वेट करिए। संप्रेषण की प्रक्रिया देखो, वर्बल शब्दों का प्रयोग लिख नहीं कर सकते, बहुत सब चलाते हैं, बहुत सब चलाते हैं, वैसे टाइप करते हैं, लिख नहीं जाते। लेकिन हम सर ये स्पेशली यूज करते हैं ना वर्ड की, मैंने वर्बली बोल दिया था वर्बली, तो वर्बल तो सिर्फ होता है कि नॉट रिटन। देखो दो प्रकार का होता है शाब्दिक जो होता है, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित मैं अभी आगे आ रहा हूं, तब आपको पूरा ध्यान रखना। पहले इसको पढ़ें, प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो समझना प्रोसेस को, आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रोसेस क्या होती है।
संदेशकर्ता को बोलते हैं सेंडर, उसके बाद आएगा इनकोडिंग, उसके बाद आएगा माध्यम, उसके बाद आएगा डिकोडिंग, उसके बाद आएगा रिसीवर यानी श्रोता। अब ये प्रक्रिया होने के बाद फिर वो फीडबैक देगा, श्रोता यानी रिसीवर किसको देगा? सेंडर को, कि आपके द्वारा दी गई सूचना मुझे समझ में आई है या नहीं। अब समझना होता क्या है, थोड़ा और लिख देते हैं फिर उसके बाद समझ में आएगा आपको। देखो, संप्रेषण की प्रक्रिया में इनकोडिंग सेंडर यानी संदेशकर्ता की भाषा होती है। दूसरा, संप्रेषण की प्रक्रिया में डिकोडिंग माध्यम की भाषा होती है। संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया श्रोता पर निर्भर करती है। अब समझना, जब भी कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी, यानी मेरे द्वारा बात आप तक पहुंचाई जाएगी, तो ये पूरी इस प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। एक चीज यहां पर लिख लेते हैं, तब पूरा समझ लेंगे। अब यहां पे एक हेडिंग डाल सकते हो कि संप्रेषण के अंग कौन कौन से होते हैं। संप्रेषण के अंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको टोटल बताने 6। अब 6 कौन कौन से होते हैं, देखो पहला क्रम से लिख रहे हैं, पहला मैंने लिखा है, बता दीजिए, नहीं बता रहे अभी बताएं। सेंडर, दूसरा इनकोडिंग, नेक्स्ट आएगा माध्यम, उसके बाद है डिकोडिंग, उसके बाद है श्रोता, और लास्ट में है पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। ये जो पूरी प्रक्रिया है इन 6 तत्वों से मिलकर चलेगी, और ये क्रम से आपको याद करने हैं। अगर आपसे ये पूछे कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, उसमें पहला स्टेप कौन सा होगा, या पहला जो तत्व होता है वो कौन सा? हमारा सेंडर यानी संदेश करता है। फिर उसके बाद इनकोडिंग आएगी, फिर उसके बाद माध्यम आएगा, फिर उसके बाद डिकोडिंग आएगी, फिर उसके बाद आप आएंगे, श्रोता आएंगे, फिर फीडबैक आपके द्वारा उसको दिया। अब मान लेते देखो, मैं यहाँ पर हूँ यानी संदेश करता पर, उसके बाद मैं जो भाषा बोल रहा हूँ धीरे धीरे माइक लगा के बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अब ये धीरे धीरे बोलने की भाषा को बोला गया है इनकोडिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में इनकोडिंग जो शब्द है वो संदेश सेंडर की भाषा होती है। फिर डिकोडिंग यानी मेरे जो माइक लगा हुआ है ये अपनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर ये माइक ये पूरा माध्यम है, इसको डिकोड करता है, फिर आप तक पहुंचाता है। फिर आप मुझे फीडबैक यहाँ से यहाँ तक देते हैं कि आपके द्वारा की गई बात सर हमारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो हम आगे चलते हैं, अगर समझ में नहीं आती है फिर दोबारा से उस बात पर डिस्कस करते हैं, जब तक श्रोता की समझ में पूर्ण रूप से नहीं आ जाएगी। क्योंकि संप्रेषण का प्रारंभ मैंने शब्द करते ये बताया था, विचारों का आदान प्रदान यानी इंटरेक्शन होना, और इंटरेक्शन होगा तो इन तत्वों से होकर गुजरेगा, और यहाँ से फीडबैक, यहाँ तक जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाएगी तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया के कुल अंग कितने हैं, यानी अगर आपसे ये पूछे कि कुल यहाँ पे एक और शब्द बता दे टोटल स्टेप कितने होते हैं, तो आपको बताने 6, और 6 के 6 क्रम में बताने हैं। वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया का पहला यानी फर्स्ट तत्व कौन सा है, तो सेंडर बताना है। लास्ट वाला पूछे तो पृष्ठपोषण बताना है। अगर आपसे पूछे कि टोटल कम्युनिकेशन है वो किस पर डिपेंड है, तो आपको बताना है श्रोता पर। अगर ये पूछे कि इसकी प्रभावशीलता किस पर है, तो भी आपको बताना है श्रोता पर। अगर ये पूछे श्रोता फीडबैक किसको देता है, तो मैंने आपको बता दिया सेंडर को। अब पूछिए क्या पूछना है। सर एक बार फिर से बता दो। अभी देखो, संदेशकर्ता, इनकोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, श्रोता। श्रोता फीडबैक देगा सेंडर को, यानी मेरे द्वारा जो बात कही जा रही है मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, जिसको मैंने इनकोडिंग बोला है। अब जो मेरे द्वारा बात जो आराम आराम से बोली जा रही है वो जो माध्यम मैंने लगाया माइक, इसको डिकोड करेगा इस वजह से क्योंकि ये बात आप तक पहुंचानी है। अब डिकोड करने के बाद अब एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं 1000 बच्चों को। अब मेरी जो आवाज है वो 1000 बच्चों तक तो नहीं पहुंच पाएगी, तो मुझे किसी न किसी साउंड का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं उस साउंड का प्रयोग करूंगा, वो माध्यम हो जाएगा, जो मैं हूं वो ये हो जाएगा, और जो मैं धीरे धीरे बोलूंगा वो इनकोडिंग हो जाएगी। फिर धीरे धीरे बोलने के बाद जो माध्यम है उस भाषा को डिकोड करेगा, और जितने भी स्पीकर लगे होंगे पूरी क्लास में वो डिकोड करके जितने भी स्टूडेंट बैठे श्रोता यानी 1000 स्टूडेंट बैठे उन तक पहुंचाएंगे, और प्रत्येक स्टूडेंट की समझ में आता चला है और वो लिखते हुए चल रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा संप्रेषण की प्रक्रिया सही चल रही है। मैंने यहाँ पर ये पूछ सकता आपसे कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जो इनकोडिंग है वो किसकी लैंग्वेज होती है, तो मैंने आपको बता दिया सेंडर यानी संदेशकर्ता की होती है। अगर आपसे ये पूछे कि संप्रेषण की प्रक्रिया में डिकोडिंग किसकी लैंग्वेज होती है, तो आपको बताना है माध्यम की जो मीडियम अपनाएगा उसकी लैंग्वेज होती है। अब सबसे अंत वाला तत्व कौन सा है, सबसे लास्ट वाला तत्व कौन सा है, आपको फीडबैक बताना है। सबसे पहला वाला कौन सा है ये बताना है, और सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है तो आपको ये बताना है इंपोर्टेंट। तीनों पॉइंट, पहला सेंडर, लास्ट वाला प्रश्न फीडबैक, और सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का फैक्टर कौन सा है, तो आपको बताना श्रोता यानी रिसीवर। कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, आगे चलते हैं। सर ये तो हम डायरेक्टली तो बोल रहे हैं, इसमें बीच में कंप्यूटर को कोई ना समझा रहे कोई लैंग्वेज जी, अनकोडिंग डिकोडिंग कहां से आ गई? अभी हम आमने सामने हैं। यस सर। अभी आमने सामने नहीं मतलब नहीं, अभी हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट किसके द्वारा? ऑनलाइन जूम के द्वारा। हाँ, तो जूम ऐप और आपका जो फोन है, आपका टैब है, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल है, माध्यम नहीं है। तो सर उसमें हमारी जो अनकोडिंग कोई ना हो रही है, वो इस डायरेक्ट जा रही है। मैंने आपकी इनकोडिंग बताई, तो आपके पास हमारी डिकोडिंग होके कोई नहीं जा रही है, जैसे तो डायरेक्ट जा रही है ना अभी डिकोडिंग तो कोई अभी ना हो अभी हम दोनों में इंटरेक्शन जो हो रहा है तो उसमें सेंटर कौन है, हम दोनों में जो इंटरेक्शन सेंटर कौन है इसमें? सर मैं बोल रही हूं, मैं वो सेंडर आप बोल अब रहे हो। आप बोले तो आप सेंटर होंगे, लेकिन जब मैं बोलूं तो मैं सेंटर होऊंगा, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो आप सुनते तो रिसीवर हो जाते हैं ना। जब आप बोलते हो सेंटर हो जाते हैं, मैं रिसीवर हो जाता हूं। तो आपकी भाषा को पहुंचाने के लिए आपने भी तो मोबाइल का प्रयोग किया है, कि डायरेक्टली हमारे सामने सामने बैठे हुए नहीं बैठे हुए ना। सर मैं उसे ये लग रहा है कि डायरेक्ट इंटरनल प्रोसेस है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग जो अंदर मतलब इंटरनली हो रही है, ये हमें नहीं दिखती है। अच्छा, कंप्यूटर का नाम सुना आप लोगों ने?
Yes, हम पढ़ते हैं सर दिन रात। अच्छा कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है सर? कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी। अब तो मान ये लीजिए कंप्यूटर की तो पता है हमें, कंप्यूटर का तो पता है एन्कोड अरे डिकोड मैं वाला सारा आपको सिस्टम। समझाने पहले सुने तो सही। जो आपका ये बोले एन्कोड डिकोड। अब मान लीजिए कंप्यूटर में आपने गूगल में सर्च किया सरकारीरिजल्ट.com, तो सरकारीरिजल्ट.com को कंप्यूटर अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है नहीं करता है? उसको बाइनरी संख्या के रूप में जानते हैं। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जो माइक होता है या जो साउंड लगे होते हैं, तो साउंड जितनी तेज आवाज बोलता है, वो हम इतनी तेज कहाँ बोलते हैं, वो तो डिकोड करके बोल रहा है ना माध्यम। डीजे का नाम सुना होगा, डीजे पे इतनी जोर से गाने बजते हैं, तो क्या जब वो रिकॉर्ड किया जाता है तो इतनी तेज आवाज में रिकॉर्ड किया जाता है? नहीं, वो तो माध्यम उसको डिकोड करके आप लोगों तक पहुंचा रहा है। कोई डीजे का सॉन्ग बहुत कम आवाज में सुनता है, कोई तेज आवाज में सुनता है, लेकिन कम और तेज आवाज किसने की है? माध्यम ने तो डिकोड की है आप तक पहुंचाने के लिए। ये बात ओके सर। अब चलते हैं कंप्रेसर के प्रकार। अब यहाँ से आपको समझना है कंप्रेसर के सर एक बार पीछे करना स्लाइड। अभी करेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि कंप्रेसर के प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से आपको दो प्रकार बताने हैं। अगर आपसे ये पूछे कि कंप्रेसर के प्रकार कितने हैं, तो मुख्य रूप से आपको दो प्रकार बताने हैं। आगे चले। सर ये श्रोता और ये रिसीवर सेम ही है ना? हाँ। ये आपने जो थर्ड लाइन में लिखी है, ये रिसीवर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना? हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, रिसीवर ओके, के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक। देखो कंप्रेसर के प्रकार अगर आपसे मुख्य रूप से पूछे तो आपको दो प्रकार के बताने हैं। अब दो प्रकार के कौन-कौन से हैं, जो अभी आप इस वाली बात पे बात कर रहे थे, तो पहला आपको बताना है शाब्दिक, जिसको बोलते हैं वर्बल। शाब्दिक दो प्रकार का होता है, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। नहीं खाना तो यहीं रख दे। दूसरी बात करेंगे हम, एक होता है अशाब्दिक। सर जो ये पर टॉपिक हमारा सिलेबस हो रहा है जितना, वो सफिशिएंट एग्जाम के लिए? कौन से वाले में? जो हर एक टॉपिक में जितना सिलेबस कवर हो रहा है। क्वेश्चन पूरे मिलेंगे, बस पढ़ना है, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर सर करना है। हायर एजुकेशन का नहीं पढ़ा रहे आप कुछ भी, हायर एजुकेशन से आएगा सर। एचपीएस वाली बात कर रहे हैं। यस सर। आपका सिलेबस मेरे पास में रखा हुआ है। सर ये जो टीचिंग मेथड है या ये मॉडल्स है वो तो आपने कराया अभी मैंने कहां पढ़ाया आपको? अभी तो मैं कम्युनिकेशन वाले तो पढ़ा ये रहा हूं। क्या लिखा हुआ कम्युनिकेशन वाले में लिखा हुआ? अच्छा ये देखना, ये वाला दिखाई दे रहा है? हां जी। दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट जो टीचिंग मॉडल से ऊपर वाला? सर कम्युनिकेशन है इसमें टॉपिक। अरे मुझे लगा आपने सिलेबस नहीं देखा। है सर, है। अरे वही तो बोल रहा सर ये टीचिंग वाले कराओगे ना? हूं। अरे कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे, पहले कम्युनिकेशन करा रहे हो, सिलेबस देख के बैठे। सब्जेक्ट में देखेंगे तो एक तो शारीरिक भाषा आती है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। सर ये वर्बल में फिर से वर्बल और नॉन वर्बल आ अभी जाएगा। अभी मैं पूरा बताऊंगा। एक होती है संकेत भाषा, सर स्किल भी यही होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल ही पढ़ा रही हूं ना आपको। वही तो स्किल्स है, ये बात करने का तरीका ही तो स्किल्स होता है। अभी स्किल्स में जो प्रकार है वही तो स्किल्स कहलाती है कि एक व्यक्ति अगर बोल नहीं पाता तो अपनी बात शारीरिक भाषा यानी संकेत भाषा के द्वारा कितने अच्छे तरीके से प्रकट कर सकता है, वो हमारी स्किल्स कहलाती है। बात तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बात करने का तजुर्बा तरीका हर किसी में नहीं होता है, वो स्किल्स कहलाती है। अब जब व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वो कम्युनिकेशन जरूर करेगा, दो प्रकार का करेगा, वर्बल या नॉन वर्बल। अगर वर्बल वो कर रहा है और कितने प्रभाव तरीके से कर रहा है कि दूसरों को इतना प्रभाव कर सके कि दूसरे वाले व्यक्ति ये कह सके कि इसका बोलने का तरीका बड़ा बेस्ट है, वही तो स्किल्स कहलाती है। इसी में तो प्रकार पढ़ रहे हैं। अभी अन्य प्रकार में मैं आपको काइनेसिक्स पढ़ाऊंगा, प्रोक्सेमिक्स पढ़ाऊंगा, गुस्ट्रिक्स पढ़ाऊंगा, ओल्फस्टिक पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगा और एक होता है चरणोमिक्स पढ़ाऊंगा। तो ये वो संप्रेषण है, ये वो स्किल्स है कि किस समय पे किस प्रकार की किस व्यक्ति से इंटरेक्शन के रूप में बात की जाए, वो स्किल्स कहलाते हैं। अच्छा देखो स्किल्स का मतलब क्या होता है? कौशल होती है, कौशल समझना। देखो कौशल, हम मान लेते हैं मोबाइल है, समझना। ये जो मोबाइल है एक व्यक्ति ये भी चलाता है और एक व्यक्ति ये भी चलाता है, लेकिन इस व्यक्ति को मोबाइल में एक बात की एक सॉफ्टवेयर की जानकारी है और इस व्यक्ति को सिर्फ इतनी जानकारी है, फेसबुक ओपन कर लेता है और व्हाट्सएप ओपन कर लेता है, यूट्यूब चला लेता है और ये कर लेता है, कॉल कर लेता है। तो इसमें जो चलाने का तरीका वो स्किल्स ही तो माना जाएगा, माना जाएगा नहीं माना जाएगा? यानी जो चीज जिसको हम ज्यादा अंदर डीपली तक समझने की कोशिश करते हैं और वो निखर कर आती है, वो कौशल से यानी स्किल्स का रूप ले लेती है। आपका बात करने का तरीका, दूसरों को प्रभावित करने का तरीका, अपनी बात प्रकट करने का तरीका है तो स्किल्स ही। लेकिन एक व्यक्ति अच्छे तरीके से अपनी बात प्रकट कर देता है, एक व्यक्ति अपनी अच्छी तरीके से बात नहीं प्रकट कर पाता, तो जो अच्छी तरीके से प्रकट कर रहा है उसमें स्किल्स है। तो वही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वर्बल और नॉन वर्बल और क्या पढ़ा रहा हूं। ओके सर, कंटिन्यू। कम्युनिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये आपको समझना है। देखो एक होती है संकेत भाषा, एक होती है ध्वनि, एक और कर लेते हैं हम आंखों की भाषा। वो भी तो संगीत में ही आ जाता है सर, आंखों की भाषा भी। हाँ, आते तो सारे नॉन वर्बल में है, हाँ। यानी ऐसी भाषा यानी ऐसा विचार जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमारा नॉन वर्बल कहलाता है। और जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा वर्बल कहलाता है। सर सोचना क्या होता है? सोचना। अभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब पूछिए, और एक बात और मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि कम्युनिकेशन उस प्रत्येक वस्तु को बोलते हैं जो बाहर प्रकट हो। अगर आंतरिक रूप से आप सोच रहे हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होता है वो। ये वाली बात तो ध्यान रखिए, जो भी आप इस वाले शब्द को बोल रहे हैं कि सोचना क्या होता है, तो जब तक आप सोच नहीं उसको प्रकट नहीं करेंगे तब तक वो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, होगा या नहीं। यानी आपके अंदर जो प्रतिक्रिया जो एक्शन हो रहा है वो पहले हमें दिखाइए तो सही कि सर मेरे मन में ये वाली बात चल रही है, या मुझे इस वाली वस्तु की आवश्यकता है, या मुझे आज ये वाली वस्तु खानी है। आपके सोचने से तो किसी को पता नहीं चलेगा। आप जब बोलेंगे तो प्रकट होगा तो बेचारा को आदान प्रदान होगा, और आदान प्रदान होगा तो वो किसका रूप ले लेगा? कम्युनिकेशन का रूप ले लेगा। जहां पर हम शब्दों का प्रयोग करें वो शाब्दिक कहलाता है यानी वर्बल कहलाता है, और जहां पर हम शब्दों का प्रयोग न करके ध्वनि का, संकेत ध्वनि का, शारीरिक हाव बॉडी लैंग्वेज होती है और आई कांटेक्ट आंखों की भाषा, उनका प्रयोग करें वो हमारा नॉन वर्बल कहलाता है। आपके दिमाग में ऐसी कोई बात हो कि सर ये वाला वर्बल में आएगा कि नॉन वर्बल में आएगा, आप पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन चला होगा सर ये वाला वर्बल में आएगा कि नॉन वर्बल में आएगा, या इनमें से कोई सा वर्बल नॉन वर्बल में नहीं आएगा, या इन दोनों में से कौन सा आएगा, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मान लेते हैं आप जाते हैं एक्टिवा से और चौराहे पर खड़े होते हैं, वहां पर जो रेड सिग्नल हो रहा है वो वर्बल है कि नॉन वर्बल है?
नॉन वर्बल Non-verbal. अब दूसरी बात ये होती है, एक इमोजी आपने सुनी होगी, इमोजी जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इमोजियों का Yes, जब प्रयोग करते समय दूसरे को रिसीवर को भेजते हैं, उसको भेजते हैं, तो इमोजी वर्बल है, नॉन वर्बल है? नॉन वर्बल है सर उसमें आपने Non-verbal. लिख दिया गुड मॉर्निंग और इमोजी बना दी, तो गुड मॉर्निंग जो लिखी है वो वर्बल है, नॉन वर्बल है? सर वर्बल Verbal. जो इमोजी बनाई वो कौन सा है? नॉन वर्बल Non-verbal. वर्बल। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा अगर आपकी आंखें एकदम लाल हो रही हैं तो उसका क्या संकेत है, वर्बल है, नॉन वर्बल है? आंखें नॉन जो- वर्बल Non-verbal. यानी देखो, यहाँ पर संकेत का प्रयोग हो, संकेत और ध्वनि, इन दोनों का प्रयोग हो, लेकिन किसका प्रयोग न हो, शब्दों का प्रयोग न हो तो वो नॉन वर्बल कहलाता है, और जहां पर किसी का भी प्रयोग करते समय प्रयोग किसका हो जाए, शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वो वर्बल कहलाता है। दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर Yes, sir. तो क्या आपने किस शब्दों का प्रयोग किया, जो ये ध्वनि निकाली, ये तो नॉन वर्बल है। कभी कभी आप उनके यहाँ घर खाना खाते हैं और वो आपसे पूछते पूरी लाइक बस, तो क्या आपने किसी शब्दों का प्रयोग किया? नहीं किया ना, आपने ध्वनि यानी संकेतों का प्रयोग किया। रिलैक्स, तो क्या है नॉन वर्बल। देखो एक ऑल ओवर रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो वर्बल कहलाता है, और वर्बल हमेशा दो प्रकार से होगा, मौखिक और लिखित। इन दोनों को छोड़कर जो भी कम्युनिकेशन होगा वो नॉन वर्बल होगा, अशाब्दिक होगा। अब आपके दिमाग में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा हो कि साहब ये नॉन वर्बल में कैसे आ सकता, वर्बल में क्यों नहीं आ सकता, या ये वाला वर्बल में क्यों आ रहा है, नॉन वर्बल में क्यों नहीं आ सकता, वो मुझसे पूछ सकते सर अगर हम रिटर्न को वर्बल में ले लेंगे तो वो वर्बल कैसे रह गया हैं। मैंने आपको एक बात बताई, अब यहाँ पर शाब्दिक की बात हो रही है। शाब्दिक जिस संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग किया जाए, और शब्दों का प्रयोग करते समय दो कंडीशन आती हैं, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर इन दोनों के अलावा और कहीं पर शब्दों का प्रयोग हो रहा है, शाब्दिक का मीन्स होता है शब्दों का प्रयोग करना, बाणों का प्रयोग करना, अक्षरों का प्रयोग करना, और यहाँ पर क्या होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। आप इस वाली बात को समझने की कोशिश करिए कि जैसा संप्रेषण जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करें, और शब्दों का प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके वर्ड इन दोनों को छोड़कर कोई एक और तरीका हो तब मेरे को बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि लिखित इसमें नहीं आ सकता। जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दो तरीके से करेंगे, एक तो मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से। मान लीजिए आपने कोई मैसेज टाइप किया तो लिख के भेज दिया, मान लीजिए आप लिखना नहीं चाहते, आपने रिकॉर्ड किया तो भेज दिया, लेकिन दोनों तरीके से जो प्रयोग किया है उसमें शब्दों का प्रयोग किया है। इन दोनों तरीकों के द्वारा अगर कोई तीसरा आइडिया आपके दिमाग में हो या इसके द्वारा भी हमने शब्दों का प्रयोग करके कम्युनिकेशन किया है, आप उसको मुझे बताइए, फिर मैं क्लैरिफाई करूंगा पूरा। नो सर एक्चुअली हमने यही पढ़ा था कि वर्बल में मतलब इतना ध्यान कि वर्बल में सिर्फ बोलना आता है बाकी ये ठीक है दोबारा पढ़ना एक बार। ओके सर ये पूरा हो गया, क्लियर है? यस सर आगे यस चलते हैं। सर अब आता है संप्रेषण के अन्य प्रकार, यहां से आपको क्वेश्चन और अच्छा मिलेगा। देखो सर जी। जो आपने मैसेज का बताया है, जो मैसेज लिख के भेजते हैं वो किस में आएगा? टाइपिंग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हाँ, टाइपिंग में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वर्बल में। वर्बल मैसेज जो थ्रू जाते हैं जो। देखो काइनेसिक्स को इंग्लिश में काइनेसिक्स ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फिर आप बाद में को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो इस संप्रेषण में बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, यानी शारीरिक हाव भाव या शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे शारीरिक भाषा, शारीरिक हाव भाव, उसके बाद आएगा प्रोसेमिक्स संप्रेषण। इस संप्रेषण में सर इंग्लिश से प्रोसेमिक्स ही होता है ना, बता तो मैंने टोटली इंग्लिश में क्यों है, स्थल का प्रयोग किया जाता है। ये स्किल से आपके ध्यान रखना है, बाद में कोई कम्युनिकेशन किसी कौन से। जैसे देखेंगे इसका सर जो करवा दो, आप फिर बाद में तो लड्डू ही खिलाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठकर संप्रेषण करता है। तीसरा आएगा मेटा संप्रेषण, इसको बोलते हैं मल्टी कम्युनिकेशन। इस संप्रेषण में सेंडर की बात श्रोता यानी रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि बात करें बात करने का तरीका, अब इन तीनों को एक बार आप पढ़ें, फिर उसके बाद पूछें कि सर ये वाला कैसे होता है। मैं एग्जांपल एक और देके समझा दूंगा आपको। काइनेसिक्स संप्रेषण वो संप्रेषण होता है कि जब एक व्यक्ति
कोई भी संप्रेषण प्रयोग करते समय अपनी बात प्रकट करते समय बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें। यानी जैसे मेरे ये हाथ चल रहे हैं इधर से उधर, यानी शारीरिक भाषा यानी शारीरिक हाव-भाव का प्रयोग करते समय जब कम्युनिकेशन एक व्यक्ति करता है, वो हमारा कौन-सा कहलाता है? काइनेसिक संप्रेषण कहलाता है। यानी आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो कौन-सा संप्रेषण होता है। एग्जांपल क्वेश्चन को ये बनाएगा कि वो कौन-सा संप्रेषण होता है जिसमें एक व्यक्ति विचारों का आदान-प्रदान करते समय अपनी बॉडी का यानी अपने शरीर का प्रयोग करता है, तो आपको बताना है काइनेसिक संप्रेषण। यानी जैसे अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले खड़ा होकर आपको बताता हूँ, तो आप एक नीरसता बनेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन जैसे-जैसे मेरे हाथ चलते हैं, जिस कंडीशन में जिस तरीके से मैं बताता हूँ, तो मैं अपनी बॉडी का प्रयोग कर रहा हूँ, अपने शरीर का प्रयोग कर रहा हूँ, तो वो कौन-सा कहलाएगा? काइनेसिक संप्रेषण जो मैंने लिखा है, शारीरिक भाषा, शारीरिक हाव-भाव, ये वाली बात होती है। अब उसके बाद प्रोक्सेमिक्स मैंने आपको ये बताया कि इस संप्रेषण में स्थल का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन-सा संप्रेषण ऐसा होता है जिसमें स्थल का प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको बताना है प्रोक्सेमिक्स संप्रेषण का। अब मान लीजिए देखो, आपने पीएम का नाम सुना होगा, आपने डीएम का नाम सुना होगा, आपने एसडीएम का नाम सुना होगा। अब इनके जो पीए होते हैं, इनके जो पीए हैं, इनके पास में बैठते हैं। यानी जब कोई बड़ा अधिकारी या जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है और उसके साइड में जो व्यक्ति उसके हर टाइम उसके साथ रहता है, जब उससे बात हम करेंगे, तो बड़ा तजर्बे में बात करेगा, बड़ा एकदम स्ट्रिक्ट रूप से बात करेगा, क्योंकि वो किसके पास में बैठा है? पीएम के पास में बैठा है, डीएम के पास में बैठा है। और अगर दूसरा व्यक्ति वो जैसा हो और वो किसी के पास में ना बैठा हो, तो उससे बात करते समय उसका अलग प्रयोग होगा, लेकिन जब ये बात करेगा, तो उसका बात करने का तरीका अलग होगा। यानी जो व्यक्ति जिस जगह पर बैठा है, उस जगह के हिसाब से कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है, विचारों का आदान-प्रदान करता है, उसको बोला गया है प्रोक्सेमिक्स संप्रेषण। यानी ऐसा संप्रेषण जिसमें एक व्यक्ति स्थल का प्रयोग करता है। जैसे मैंने लिखा है, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठकर संप्रेषण का प्रयोग करता है। जब वो प्रधानमंत्री पीएम के साइड में बैठा होता है, तो वो अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं भी पीएम हूँ। अगर डीएम से मिलना चाहते हैं, तो डीएम से मिलने से पहले आपको उसके पीए से मिलना पड़ेगा, तो पीए अपने आप को ये शो अप कराएगा कि मैं ही डीएम हूँ। लेकिन जब आप डीएम साहब से मिलेंगे, तो बहुत अच्छा व्यवहार होगा, क्योंकि जो पीए है, वो खुद अपने आप को डीएम समझने लगता है, लेकिन वो उसकी गलती नहीं है, गलती इसकी है, स्थल की, जो उसे मिला हुआ है। ऐसा संप्रेषण जिसमें स्थल का प्रयोग करते समय एक व्यक्ति विचारों का आदान-प्रदान करता है, वो कौन-सा कहलाता है? स्थल। प्रोक्सेमिक्स मेटा Something in position. जी, पोजीशन। देखो, मेटा संप्रेषण मैंने आपको बताया कि मेटा संप्रेषण क्या होता है, यानी मल्टी कम्युनिकेशन क्या होता है कि इस संप्रेषण में मेरी बात यानी सेंडर की बात श्रोता तक पहुँचते-पहुँचते उसका अर्थ ही चेंज हो जाए, वो मेटा संप्रेषण कहलाता है। जैसे बात करने का तरीका, बात करने का लहजा। मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट में अपनी कोचिंग चला रहा हूँ, मैंने एक स्टूडेंट से ये बोला, मान लीजिए देखो समझना, मान लीजिए ये मेरी कोचिंग संस्था है। अब ये कोचिंग संस्था और इसमें ये व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति में से इन 2 व्यक्तियों की फीस आनी है। ये व्यक्ति आज नहीं आया और ये व्यक्ति आज आया। तो मैंने इस वाले व्यक्ति से बोल दिया कि इस वाले व्यक्ति से बोल देना कल आप आएँ तो फीस लेकर आएँ। मैंने ये वाली बात बोल दी क्योंकि उनकी फीस जमा नहीं हुई है। लेकिन इस वाले व्यक्ति ने क्या जाके बोला कि सर ने ये वाली बात बोल दी, कल ले जाओ तो फीस लगेगी, अन्यथा बिल्कुल जाना ही नहीं है। यानी मैंने जो बात बोली उसका अर्थ चेंज करके श्रोता तक उसका अलग अर्थ बता दिया जाए, वो कौन-सा संप्रेषण कहलाता है? मेटा संप्रेषण। यानी बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, शब्दों को प्रयोग करने का जो तरीका होता है, तोड़-मरोड़ कर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो मेटा संप्रेषण कहलाता है। इसमें तो ये हो गया ना सर, कोई और बंदा आया बीच में जिसने आगे बात की वर्डिंग चेंज कर दी। हाँ, अब तो देखो सेंटर ने डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं किया ना? नहीं, देखो मैंने क्या बताया, इस संप्रेषण में सेंडर की बात श्रोता तक पहुँचते-पहुँचते, अब बीच में माध्यम भी आ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। मेरी बात आप तक पहुँचते-पहुँचते उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, जो मैंने आपको ये एग्जांपल देके बताया। यानी सेंडर की बात रिसीवर तक पहुँचते-पहुँचते कोई भी आ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है। पहुँचते-पहुँचते उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है? मेटा संप्रेषण। कभी-कभी मान लीजिए हम फ़ोन से बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, कभी-कभी नेटवर्क पे चले जाते हैं, मैंने कुछ और बोला और उनकी समझ में कुछ और आया और उन्होंने नोट डाउन कर लिया, वो कौन-सा कहलाएगा? मेटा संप्रेषण। यानी व्यक्ति भी आ सकता है और कोई माध्यम भी आ सकता है, लेकिन बात रखने का और याद रखने का तरीका ये है कि जब सेंडर की बात रिसीवर तक पहुँचते-पहुँचते उसका मीनिंग ही चेंज हो जाए कि बोला कुछ और है और उसके पास पहुँचा कुछ और है, कौन-सा संप्रेषण कहलाएगा? मेटा संप्रेषण। जिसमें पोजीशन का प्रयोग किया जाए, प्रोक्सेमिक्स, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, काइनेसिक संप्रेषण कहलाता है। आगे चलें? सर एक बार इसका एग्जांपल बताना प्रोसेस का दोबारा से एक्सप्लेन करना सेकंड वाले का एग्जांपल। देखो, मैंने ये बात बताई कि जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर यानी पोजीशन यानी स्थल का प्रयोग कर रहा है, अगर उस प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर नहीं बैठा है और वो बिल्कुल नॉर्मल रूप से बैठा है, तब बात करने का तरीका उसका अलग होगा। लेकिन जब वो किसी के किसी के पास में बैठ जाता है, उसे थोड़ा कार्यभार दिया जाता है, उसके साथ रहने का मौका मिल जाता है, तब उसका बात करने का तरीका और होगा। तो गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? इस पोजीशन की, इस स्थल की है, तब जाके वो इंटरेक्शन कर रहा है। अब मान लीजिए एक विधायक जी हैं, विधायक जी चुनाव लड़ने से पहले आपसे वोट मांगने आते हैं तो बड़े प्यार से बात करते हैं। जैसे विधायक जी बन जाते हैं, तब उनसे बात करके देखो मिलने के लिए वो लगाना पड़ता है, अर्जी लगानी पड़ती है कि हाँ, हमारी आज मीटिंग फिक्स करा दो। तो वो पहले स्थल उनके पास नहीं था, लेकिन विधायक जी जब नियुक्त हो गए, तो फिर स्थल उनके पास आ गया। ये वाली बात करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आपने देखोगे सरकार जो बन रही है, तो जिनकी सरकार बन जाती है, उनकी पदवी ऊँची हो जाती है, उनसे बात करने के लिए बहुत सारी मन्नत करनी पड़ती है, ये वो जुगाड़ लगानी पड़ती है, बस वो करना पड़ता है। और जिनकी सरकार नहीं बनती, उनसे कभी भी जाके बात कर लीजिए। क्योंकि जो बात इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका कर रहे हैं? वो स्थल का प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन-सा कहलाएगा? प्रोक्सेमिक्स, जिसमें अर्थ चेंज हो जाए, मेटा, और जिसमें बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें, वो कहलाता है हमारा काइनेसिक संप्रेषण। आगे चलें? सर नॉन वर्बल मेटा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी हो सकती है ना? कौन से? मेटा कम्युनिकेशन नॉन उस वर्बल अरे! मैंने लिखा कि अन्य प्रकार, तो मैंने ये तो नहीं लिखा मैम कि वर्बल या नॉर्मल, कोई सा भी हो सकता है दोनों में से, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर ये वाला भी आ सकता है, मेटा संप्रेषण आएगा कि नहीं? आ सकता है। सर इसमें से कोई क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के लिए? देख लेना मैम एसपीएससी में। ओके, नहीं एक एग्जांपल अगर बता देते ना कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन मैं है। आपको कल देख के बता दूँगा। ओके सर। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट। सर एक ग्रेप वाइन जैसा कॉन्सेप्ट है ये अरे अफवाह अनौपचारिक संप्रेषण है। अभी सर वो बताऊँगा। इसी में है ना? हाँ, इसी में आएगा ग्रेप वाइन आएगा, आएगा ग्रेप वाइन। देखो एक होता है गुस्ट्रिक संप्रेषण। आपने ग्रेप वाइन पढ़ा है? हाँ सर थोड़ा बहुत सर। बताएँ थोड़ा बहुत क्या होता है? सर जैसे अफवाह होती हैं ये हाँ, हाँ, ऐसा होता है। मैं कहूँ ग्रेप वाइन का जब भी संप्रेषण से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा ग्रेप वाइन संप्रेषण कैसा संप्रेषण है? तो वो होता है अनौपचारिक। यानी किसी बात को बड़ा चढ़ा-चढ़ा के बोल देना जो सच में नहीं है। अनौपचारिक जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। जीवन के प्रत्येक चुगली का नाम सुना, बुराई का नाम सुना आपने? बुराई। गाँव में चुगली शब्द बोलते हैं। सुना है चुगली? सर यस सर। हाँ, वो बहुत होता है। उसको ग्रेप वाइन में रख सकते हैं। किसी ने थोड़ी-सी बात बोल दी और एक दिन में उसकी इतनी बड़ी बात बना के पहाड़ खड़ा कर दिया, वो ग्रेप वाइन संप्रेषण के रूप में आता है। एक होता है गुस्ट्रिक देखो। सर टेक्निकल रह है ये? जी? टेक्निकल रह है ये? गुस्ट्रिक दोबारा से ये किसके अंडर आ रहा है जो आप अभी करा रहे हो सर?
संप्रेषण के अन्य प्रकार अन्य प्रकार टाइप ही होंगे ना सर, किस स्किल क्या वो? जैसे दो प्रकार का होता है मेन रूप से, वर्बल और नॉन वर्बल। और अन्य प्रकार में कुछ संप्रेषण वर्बल में भी आते हैं और नॉन वर्बल में भी आते हैं, तो मैंने आपको अन्य प्रकार बता दिया। वैसे Type. ये होता है इस संप्रेषण में। स्वाद, स्वाद जानते हैं इसमें क्या होता है? क्या होता है स्वाद? टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जिसका मीनिंग हमें पता होता है ना सर, आप उसी का ही पूछते हो। अच्छा, जिसका नहीं पता होगा होगा। उसका नहीं पता। अरे मैडम जी, पता होगी, अंग तत्व टाइप पता होता है, वैसे तो एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो ना, फिर पेपर में टाइप पूछेंगे हम। और अब जैसे जैसे चटपटी बातें, मीठी बातें, मीठी बातें तो सुनी होंगी आप लोगों ने। Yes, sir, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मीठी बातें कौन Confuse करता है, गर्ल्स के बॉयज? सर गर्ल्स दोनों ही होते हैं सर। दोनों ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन यस करता है? सर। गर्ल्स गर्ल्स करते हैं। सर और गलत बात है। अच्छा, गलत बात है, नहीं चलो ऐसी कोई बात नहीं, बॉयज भी कर सकते हैं। इस संप्रेषण में गंध और महक का प्रयोग किया जाता है। सर ये क्या लिखा है? ऑल स्ट्रिक्स। स्टिक्स, गंध और महक का प्रयोग किया जाता है। बुरी बातें और अच्छी बातें। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स, संप्रेषण। इस संप्रेषण में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। देखो ये वाला जो संप्रेषण मैंने लिखा है ना, ऑब्जेक्ट वाला, ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि वो कौन सा संप्रेषण जिसमें वस्तुओं का प्रयोग किया, इसका कभी एग्जांपल बना के नहीं देता वो कि वो कौन सा संप्रेषण जिसमें एक व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करेगा, वो आपको ऑब्जेक्ट्स बताना है। और स्टिक में क्या होगा कि वो संप्रेषण जिसमें वो गंध और महक, यानी जब हम बात करते हैं इसमें किसी की बुराई करते हैं, किसी को हीन भावना से देखते हैं, किसी की प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं, वो एक तरह से बुरी बात में आती है। अच्छी बात में आती है किसी की भलाई करना, किसी का अच्छा सोचना। इस संप्रेषण में स्वाद का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी आपने देखा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बात करते इसमें ऐसा लगता है और बात करें, वो जो चटपटी बात होती है। और एक बात व्यक्ति ऐसा होता है मीठी चोरी, यानी मीठा बोल के वो अपने काम को निकलवा लेते हैं। तो कौन सी बात कहलाती है हमारी? मीठी बस बातें जो कहलाती हैं, वो कहलाती है मीठी बातें। और ऐसी बातें जो चटपटी होती हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट जिन बातों में आता है कि हाँ बात करते रहिए, आपका बात करने का तरीका ऐसा है, वो चटपटा, वो कहलाता है चटपटी यानी स्वाद। अब ऐसा संप्रेषण जिसमें एक व्यक्ति बात करते इसमें स्वाद का प्रयोग कर रहा है। देखो एक बात तो समझना, जब भी इनसे क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट बनेगा इन तीनों से कि वो कौन सा संप्रेषण है जिसमें गंध और महक का प्रयोग किया जा रहा है, वो कौन सा संप्रेषण जिसमें स्वाद का प्रयोग किया जा रहा है, वो कौन सा संप्रेषण जिसमें वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको डायरेक्ट बता देना है, या तो गुस्टेट पूछेगा, या ऑल्फिस्टिक पूछेगा, या ऑब्जेक्ट पूछेगा। ऐसा संप्रेषण जिसमें स्वाद का प्रयोग करेंगे तो गुस्टेट कहलाएगा। ऐसा संप्रेषण सर वस्तुओं वाले बताना एक बार कि वस्तुओं का प्रयोग कैसे होता है। मैं उस वाली बात को एग्जांपल के थ्रू नहीं दे रहा, वो डायरेक्ट पूछ रहा है। तब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे ही रेलवे स्टेशन पर जाते हो, कोई भी ट्रेन जाती है तो आपने पीछे देखोगे झंडा से फहराते हुए जाती है, रेड कलर का और ग्रीन कलर का। रेड कलर का वो झंडा फहराते हुए दिखाते हुए जाए तो उसका मतलब कुछ और होता है, ग्रीन कलर का मतलब दिखाते हुए जाते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो उसने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन वस्तुओं का प्रयोग किया रहा है। लेकिन आपसे इसका कभी एग्जांपल नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा कि वो कौन सा संप्रेषण जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते समय वस्तुओं का प्रयोग करता है, तो आपको ऑब्जेक्ट बताना है। अगर आपसे ये पूछे वो कौन सा संप्रेषण जिसमें गंध और महक का प्रयोग करेगा, तो आपको बता देना ऑल्फिस्टिक। अगर आपसे ये पूछे वो कौन सा संप्रेषण है जिसमें स्वाद का प्रयोग करता है, तो आपको बता देना गुस्टेट संप्रेषण। इन तीनों संप्रेषण से जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा जिनकी मैंने थ्योरी यानी जिनका मीनिंग लिखा है, कभी एग्जांपल के थ्रू पुटअप नहीं होगा। लेकिन प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, उनसे जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको बताना है एग्जांपल के थ्रू होगा। अब एक और लिख देते हैं यहाँ पर जो आपसे पूछेगा, चाइनोमिक्स संप्रेषण। सर जो कंपनी फ्लैक्स वगैरह लगाती हैं तो वो ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा? आ सकता है, दोनों में आ सकता है, वो नॉन वर्बल में भी आ सकता है, सॉरी वर्बल में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बस तुम्हें दे दी किसके लिए, एक होता है चाइनोमिक्स संप्रेषण। सर नॉन वर्बल में आएगा, वर्बल में कैसे? एक बार और सब सोचें, फिर मैं बताऊंगा ठीक है। वर्बल में आएगा। एक बार और सोच लें, इस संप्रेषण में समय का प्रयोग किया जाता है। समय का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा देखो, जैसे चाइना के लोग भारत के लोगों की अपेक्षा, ऑब्जेक्टिव में लिखवा रहे हो ना? चाइनोमिक्स में भारत के लोगों की अपेक्षा समय के अधिक पाबंद होते हैं। यानी जो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रस्तुत करता है वो चाइनोमिक्स कहलाता है। हमारे यहाँ पर अभी 4G चल रहा है, 5G की टेस्टिंग चल रही है और चाइना 8G पे चल रहा है। हमारे यहाँ पर ब्रेल लिपि में 6 पॉइंट का प्रयोग किया था, चाइना में 8 पॉइंट का प्रयोग किया था। जापान में देखेंगे तो रोबोट बनके तैयार हो गए, उनके काम में भी आने लगे, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। यानी ऐसा संप्रेषण जिसमें समय का प्रयोग किया जाए वो चाइनोमिक्स कहलाता है। एग्जांपल, भारत के लोग चाइना के लोग भारत के लोगों के अपेक्षा समय के अधिक पाबंद होते हैं। चाइना में आपने देखा होगा तो सांप को भी काट के खा जाते हैं सांप, लेकिन हमारे यहाँ पर सांप को देखो भाग जाते हैं। आपने देखा होगा चाइना में केकड़ा जो होता है, कीड़े मकोड़े, मेढक का भी वहाँ पर एक तरह से मार्केट लगती है। छोटा मेढक होगा तो महंगा जाएगा, उससे बड़ा। मगरमच्छ वो ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको खाना जाए, लेकिन हमारे यहाँ पर उनसे डरते हैं क्योंकि समय का प्रयोग देखा जाए तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप में चेंज लेके आते हैं, अपने आप में परिवर्तन लेके आते हैं, अपने आप में समय के अनुसार कम्युनिकेशन करते हैं, वो चाइनोमिक्स संप्रेषण कहलाता है। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर ये स्वाद टेस्ट का जीभ से मतलब नहीं है क्या, मतलब कैसे? गंध महक नाक से, जैसे स्वाद टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मैंने ये वाली जो एग्जांपल मैं आपको देखो एक बार ध्यान रखना, मैंने ये वाली बात आपको ये बताया कि संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान, ये तो आप मानते हैं। हाँ जी। इसमें विचारों का आदान प्रदान। अब गुस्टिक संप्रेषण की बात करेंगे तो ऐसा संप्रेषण, ऐसी बात जिसमें स्वाद का प्रयोग किया जाए। स्वाद तो होता है टेस्ट, लेकिन संप्रेषण को फील ही तो करते हैं, वस्तु तो नहीं होती हमारे पास। जो विचारों का आदान प्रदान है, आपने देखा फील ही तो करते हैं कि मुझे इसकी बात अब दिल पे लगी, मैं इससे कोई बात नहीं करूंगा, तो ये वाली बात उसने उठा के आपने मारी, फील किया आपने।
फील की फील की। अब मान लेते हैं कोई चटपटी बातें कर रहा हो, कोई मीठी बातें कर रहा है, तो ये दोनों बातों को तो फील कर सकते हैं। दूसरा, अब कोई बात बुरी बातें कर रहा है और कोई अच्छी बातें कर रहा है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने ये वाली बात की और एक व्यक्ति ने ये वाली बात की, तो उन दोनों बातों में आप ये तो बता सकते हो फील करके कि ये वाली बात अच्छी बोलो, ये वाली सही बोला। इसका बात करने का सब तरीका ऐसा लगता है बिल्कुल ये बोलता है ऐसा चटपटे, बिल्कुल एकदम रोमांटिक बोल, और ये वाला बात सही मीठी बातें करता है, मीठी बातें करते-करते अपना काम निकलवा लेता है। इस वाली बात को तो आप फील कर सकते हैं। भाई कोई चीज़ हमें समझे से विचार हमें विचार फील ही तो कराते हैं। क्या इसके विचार मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं, अब मैं इसे उसने विचार आपको फेंके तो नहीं मारे, आपने उसकी बात को सुना, बात को सुनने के बाद महसूस किया, वो कौन-सा है? बुरी बात या अच्छी बात या मीठी बात या चटपटी बात? अब मान लेते हैं एक एग्जांपल मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठे और एग्जाम में कोई भी आपके सामने पास में आके बैठ जाए और वो आपसे बहुत प्यारी-प्यारी बातें कर रहा है। आपको पता लग जाएगा क्यों प्यारी-प्यारी बातें कर रहा है, क्यों मीठी-मीठी बातें कर रहा है। मान लीजिए आप मैथ में एकदम मास्टर है और उसको पता चलेगा मैथ के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे पास में जो भैया बैठे हैं मैथ के एकदम एक्सपर्ट हैं, तो वो पूरे 2.5 घंटे आपसे बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार तरीके से बात करेगा। आपको पता नहीं लगेगा ये क्यों बात कर रहा है, पता लग जाएगा क्यों बात कर रहा है, कुछ तो उसको समझ में तो आपने महसूस तो किया था। तो ये जो मैंने आपको बताया गंध और महक और ये स्वाद, ये आपको फील कराती हैं कि कौन-सा संप्रेषण हमारे लिए किस तरीके से आ रहा है। इस वजह से मैंने आपको बताया। इस वजह से मैंने आपको ये समझाने के लिए एग्जांपल दे दिए। अच्छा आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि वो कौन-सा संप्रेषण है जिसमें स्वाद का, वो कौन-सा संप्रेषण जिसमें समय का, वो कौन-सा संप्रेषण जिसमें गंध और महक का, वो कौन-सा संप्रेषण जिसमें समय का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, चाणक्य लोग, भारतीय लोगों के पीछे समय का अधिक पाबंद है और जिसको समय का अधिक पाबंद हो गया, वो अपने आप को अच्छा प्रदर्शित कर सकता है। एक और एग्जांपल सुनिए, अमेरिका ने वहाँ पर चंद्रमा पर व्यक्ति भेज दिया है, व्यक्ति भेजा है नहीं भेजा है, अमेरिका ने चंद्रमा पर भेज दिया। हमारे भारत में कहाँ भेजा गया रोबोट, तो हमारा भारत समय का पाबंद कहाँ है, समय को कहाँ देख रहा है। अभी कल बजट पेश हुआ है, आपने बजट देखा, बजट में क्या-क्या सस्ता हुआ है, क्या-क्या सस्ता हुआ है। जो सस्ता करना चाहिए उस पर कोई मंथन ही नहीं कर रहा। शिक्षा को सही करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए, उसको ना टेक्नोलॉजी को आगे लेके आना चाहिए और आईआईटी खुलनी चाहिए, एम्स होनी चाहिए। उसमें बात नहीं होगी, बात किसी और पे चल रही है, पठान पे चल रही है, तो ये क्या ये समय के पाबंद थोड़ी ना है। लेकिन चाइना के लोग नई टेक्नोलॉजी ले जापान देखना आप 8G में चला, चाइना 8G में चला है, तो जो समय की लगातार को देखते हो अपने में चेंज लेके आ रहा है, कौन सा संदेश चला है, चाइनोमिक्स जो समय का प्रयोग किया जाता है। और कुछ चीज सर ये मीठी बातें और अच्छी बातों में क्या डिफरेंस होएगा? कौन सी? सर ये दोनों ऊपर वाले में है ना, ये गोस्ट्रिक वाले में, देखो देखो सुनो, मीठी बातें हमेशा नेगेटिव में भी हो सकती हैं। तो वो हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? नहीं, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस संप्रेषण में स्वाद का प्रयोग किया जाएगा। डायरेक्ट आपसे एग्जांपल के थ्रू नहीं पूछना इसमें। 1 2 3 4 चारों में डायरेक्ट मैंने बताया इनका डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा। निम्न में से एक व्यक्ति वो कौन सा संप्रेषण का प्रयोग करेगा जो समय का प्रयोग करता है। किस संप्रेषण में समय का प्रयोग करते हुए विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो आपको बताना है। चलो नो मिक्स आगे चले। अब उसके बाद आता है इंट्रापर्सनल। अब उसके बाद आएगा इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतःवैयक्तिक। इसमें क्या होता है देखो, इस संप्रेषण में एक व्यक्ति स्वयं से, भगवान से और इष्ट देव से प्रार्थना करता है। दूसरे की बात करेंगे इंटरपर्सनल, जिसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। इसमें व्यक्ति दूसरों से बात करता है। अब उसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, ग्रेप वाइन संप्रेषण। अब वो आपसे ये पूछेगा कि ग्रेप वाइन कैसा संप्रेषण है, तो यह एक अनौपचारिक संप्रेषण है। आपको ये वाली बात याद रखनी है अगर यहां से क्वेश्चन पुट होगा तो। अनौपचारिक संप्रेषण है जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुट होगा वो इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल से होगा। मैंने एग्जांपल इस वजह से नहीं लिखे हैं कि वो एग्जांपल वो कुछ भी बना के दे सकता है, बस आपको समझना है। यानी ऐसा संप्रेषण जिसमें एक व्यक्ति बात करते समय स्वयं से या भगवान से बात कर रहा हो। जैसे मान लेते हैं आप कपड़ों पर प्रेस करते हैं और प्रेस करते समय आप अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं कि मुझे आज ये काम करना, ये काम करना, वो काम करना, ये काम करना, वो कहलाता है हमारा इंट्रापर्सनल। इसको एक और नाम से भी बोल सकता है व्यक्ति केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित। लेकिन इन दोनों को अगर आप जीन प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार पढ़ेंगे तो मैं भी थोड़ा आगे वाली स्लाइड में आपको बता दूंगा जीन प्याजे पढ़ेंगे। यानी ऐसा संप्रेषण, ऐसा विचारों का आदान प्रदान जिसमें एक व्यक्ति स्वयं से बात करे, भगवान से बात करे और इष्ट देव भगवान बात एक रहती है, बात करता है तो वो इंट्रापर्सनल कहलाता है। देखो कभी-कभी हिंदी में दोनों सेम भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करेगा तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का प्रयोग करेगा, लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करेगा तो इंटरपर्सनल व्यक्ति का प्रयोग करेगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का प्रयोग करेगा, जिसको हम अहम केंद्रित भी बोल सकते हैं, जिसको हम अहम केंद्रित भी बोल सकते हैं। अब ये जो अहम केंद्रित मैंने जो आपको लिखाया है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार लिखाया है। अगर आपसे ये पूछे अहम केंद्रित को इंटरपर्सनल किसके अकॉर्डिंग माना गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार माना गया है। इंटरपर्सनल को व्यक्ति केंद्रित जो माना गया है वो जीन प्याजे के अनुसार माना गया है। यानी जीन प्याजे के अनुसार जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है, जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है जीन प्याजे के अनुसार, तो आपको बताना है इंट्रापर्सनल यानी व्यक्ति केंद्रित। और जब वाइगोत्स्की के अनुसार पूछे कि जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करते समय इंटरपर्सनल का प्रयोग करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार उसको अहम केंद्रित माना गया है। ग्रेप वाइन संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण होता है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है और जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वो हमेशा कैसा कहलाता है, हमारा ग्रेप वाइन संप्रेषण कहलाता है। कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो आप पूछ सकते हैं।
सर ये अहम केंद्रित वाली बात समझ में नहीं आई। देखो अहम केंद्रित को देखो समझना, जो Vygotsky जो साइकोलॉजिस्ट था उसने इस वाली बात को बोला था कि जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करेगा तो हम उसको अहम केंद्रित में रखेंगे। अब अहम केंद्रित का मतलब होता है स्वयं से, लेकिन फ्रायड को देखेंगे तो फ्रायड ने तीन भाग में बताए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड वाला जो व्यक्ति था वो अलग था और ईगो वाला व्यक्ति था वो अलग था, सुपर ईगो वाला व्यक्ति था जो अलग था। सर ये बता दो ना ईगो सुपर, ये भी बता दो। बता देंगे, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे। जो ये वाली बात है तो इंटरपर्सनल को अहम केंद्रित Vygotsky ने माना है कि जब ये व्यक्ति बात करते समय दूसरों से दूसरों का प्रयोग करता है, दूसरों से बात करता है, बात करते समय। और कुछ पूछना हो? अहम माने घमंड। हाँ, ईगो, ईगो। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, देखो समझना, थोड़ा समझ लेना इसको, यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ। हम प्राइड है, समझना। प्राइड ने तीन व्यक्ति बताए, एक बताया इड वाला, दूसरा बताया ईगो वाला और तीसरा बताया सुपर ईगो वाला। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि सुपर ईगो हम उसको मानते हैं जो ज्यादा सुपर ईगो, ज्यादा उसमें ज्यादा घमंड रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो वो व्यक्ति होता है जो पूर्ण रूप से सामाजिक और नैतिक प्राणी होता है। देखो तीनों को मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ। ये व्यक्ति जो होता है ना, ये सिर्फ अपने सुख पर कार्य करता है। अगर इसको किसी को मारना पड़े तब जाके उसे सुख मिले तो वो उसको मार देगा, क्योंकि ये प्योर पूर्ण रूप से व्यक्ति मनोजैव की ऊर्जा का स्रोत होता है। मनोजैव की, यानी साइकोबायोलॉजिकल जो व्यक्ति होता है उसको मनोजैव की ऊर्जा का स्रोत माना गया इड वाले को। अब आपने एक बात ये सुनी कि जितने भी रेपिस्ट वाले होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, यानी जब एक बालक यानी जब एक लड़का किसी लड़की को गंदी नजरों से दिखता है, घृणा की नजरों से दिखता है और उसके मन में ये वाली भावना आती है कि रेप की या बलात्कार की, तो उस टाइम उसके मन में इड वाले व्यक्ति की पूर्ण रूप से सारी विशेषताएं आ रही हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक काम है, सुख की अनुभूति करना। और सबसे ज्यादा इसमें एक शब्द होता है काम वासना। इसको संतुष्ट करने के लिए, इसकी सुख की प्राप्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से फ्रायड ने उसको मनोजैव की ऊर्जा का स्रोत माना है। एक गांव में कहावत होती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इसको अगर मेरे सुख की प्राप्ति हो रही है, मान लीजिए ये वाला व्यक्ति है और इस व्यक्ति को मारने से इसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो इसको मार देगा। तो ये बाद में ये नहीं सोचेगा कि मेरे मारने से इसके घर वालों का क्या होगा, बस उसके दिमाग में ये वाली बात होगी कि मैं 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं कुछ दिन तो एक शौक शान से जी सकूंगा। उसको क्या माना गया? इड वाला। ईगो वाला व्यक्ति क्या होता है? ये आत्मस्व होता है, आत्मस्व और चेतना बुद्धि माना गया। यानी चेतना बुद्धि और आत्मस्व किसको माना? ईगो वाला। अब ये वाला व्यक्ति फ्रायड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये कांड तो कर देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार देगा लेकिन बाद में पछतावा करेगा, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कौन सा व्यक्ति फ्रायड का वो है जिसमें पश्चाताप की भावना पाई जाती है? आपको बताना है ईगो वाला। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुख पर कार्य करता है और मनोजैव की ऊर्जा का स्रोत है? ईगो, इड वाला। सुपर ईगो वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से सामाजिक और नैतिक प्राणी होता है। इसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य समाज में लाभ पहुंचाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला व्यक्ति सुपर ईगो है और इसके द्वारा ये वाला कार्य किया जा रहा है, तो इसके द्वारा किए गए कार्य से 100% समाज में फायदा होना ही है। अगर इसके द्वारा किया गया कार्य समाज को फायदा नहीं पहुंचाता है तो उस कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला व्यक्ति समय और समाज के बंधनों से मिलकर बना होता है और ये पूर्ण रूप से सम्मान में जीता है। वो कौन सा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से सामाजिक और नैतिक प्राणी होता है? फ्रायड का अकॉर्डिंग आपको सुपर ईगो बताना है। कौन सा व्यक्ति वो है जो आत्मस्व और चेतना बुद्धि माना जाता है? ईगो वाला है। फ्रायड का कौन सा व्यक्ति वो है जिसमें पश्चाताप की भावना होती है? ईगो वाला। कौन सा व्यक्ति फ्रायड का वो है जो मनोजैव की ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसमें काम वासना सक्रिय होती है और जो सुख की अनुभूति पर कार्य करता है? तो इड वाला है। क्लियर है तीनों? सर ईगो वर्ड नेगेटिव वर्ड नहीं है? नहीं, फ्रायड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं हम, फ्रायड कर रहे हैं। देखो इसी वजह से मैंने तुम्हें बार-बार बोला था, तभी मैंने यहाँ पर कर दिया। अब सुपर ईगो अगर फ्रायड को देखे तो वो ज्यादा नेगेटिव होगा कि ज्यादा घमंड करना। यस सर। लेकिन फ्रायड के अकॉर्डिंग अलग है तीनों। फ्रायड, क्योंकि फ्रायड ने साइको एनालिसिस थ्योरी दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको मनोलैंगिक सिद्धांत बोलते हैं। और क्योंकि इसको एज अ नेगेटिव वर्ड क्यों देखा जाता है कि इसके अंदर तो बहुत ईगो है, हम ऐसा बोलते हैं, तो उसको नेगेटिव टाइप में ही लेते हैं। देखो इसी वजह से मैंने फ्रायड लिख दिया था। फ्रायड के अकॉर्डिंग अलग है, सेंस है और वैसे अलग है। आपने देखोगे ज्यादा घमंडी बात करो, घमंड किसमें आता है? नेगेटिव है और घमंडी पतन का कारण है, तो आपको ये वाली बात समझनी है। अगर ये पूछिए ग्रेपवाइन कैसा संप्रेषण है, आपको अनौपचारिक बताना है। आगे चले, आगे। यस सर। अब आते हैं संप्रेषण के माध्यम। देखो संप्रेषण के माध्यम, देखो संप्रेषण के माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रव्य माध्यम, दूसरा होता है दृश्य माध्यम और तीसरा होता है दृश्य। सर वो अभी आपने जो वो करवाया था सेंडर, एन्कोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, वो भी तो माध्यम ही थे। वो प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया में जो 2 तत्व थे, सेंडर और रिसीवर, अपनी बात किसी दूसरे रिसीवर तक, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग करता हूं वो पढ़ने हैं हमें। वो तत्व भी तो दे लिखे थे मैंने, तत्व देखा है थोड़ा? ओके सर। सर इनकी इंग्लिश मीनिंग लिख दो। अभी लिखे मैम। देखो श्रव्य को क्या बोलते हैं? ऑडियो। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? वीडियो। और इसको क्या बोलेंगे? ऑडियो वीडियो। क्लियर है? अब उसमें सबसे पहले देखो ऑल ओवर दृश्य कौन सा होता है, श्रव्य कौन सा होता है और दृश्य शब्द कौन सा? रेडियो का आपने नाम सुना होगा, रेडियो का नाम सुना है? यस सर। ओएचपी का नाम सुना है? यस सर। ओवरहेड प्रोजेक्टर। अच्छा आपसे ये पूछा जाए कि ओवरहेड प्रोजेक्टर की लाने की जरूरत क्या है? क्यों लेके आए ओवरहेड प्रोजेक्टर को? सर ये ब्लैक बोर्ड के उसमें लाई थी सर। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएचपी में किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड का या ट्रांसपेरेंसी का? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी होती है, अपारदर्शी? पारदर्शी होती है। पारदर्शी। पारदर्शी होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो परमानेंट होती है कि ऐसी होती है स्थायी अस्थायी? अपरमानेंट होती है। सर परमानेंट होती है। परमानेंट होती है। साफ कर दें इसको, आगे चले। यस सर। अब उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियो। अब आपसे रेडियो के जनक पूछिए तो कौन लगा दे? मार्कोनी। मार्कोनी। आपसे ये पूछे कैसा साधन है तो आपको बताना श्रव्य यानी ऑडियो। अब वो आपसे ये पूछेगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी रेडियो को लाने का मतलब क्या था, बताएगा कोई? कम्युनिकेशन के लिए सर, एक तरफा एक तरफा कम्युनिकेशन के। लोग देखो अगर आपसे ये पूछिए कि रेडियो को लाने का मेन उद्देश्य क्या था तो आपको बताना है पारिवारिक मनोरंजन। अब उसके बाद ये पूछते हैं कि जो रेडियो की जो चैनल आए थे वो कौन कौन सी ईयर में कौन कौन से चैनल आए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियो का प्रथम प्रसारण, रेडियो का प्रथम जो प्रसारण हुआ था वो 1927 में हुआ था। उसके बाद इसका एक चैनल आया था इंपीरियल ऑफ रेडियो 1929 में। फिर उसके बाद एक आया था ऑल इंडिया रेडियो, आपने सुना होगा, ये आया था 1930 में। फिर उसके बाद एक और आया था आजाद हिंद रेडियो 1942 और लास्ट में आया था आकाशवाणी। आकाशवाणी का नाम सुना है? 1957। देखो, आपने रेडियो सुनते, रेडियो देखा है आप लोगों ने? देखा है सर। अब रेडियो के अगर वो आपसे ये पूछे कि रेडियो का प्रथम प्रसार कब हुआ, तो आपको बताना है 1927 में दिल्ली से और कोलकाता से। अगर आपसे ये पूछे कि रेडियो का इंपीरियल ऑफ रेडियो जो चैनल था वो कब आया था, तो आपको बताना 1929 में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना 1930 में, यानी 1930 में। फिर उसके बाद आपसे ये पूछे कि आजाद हिंद रेडियो नामक चैनल की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको बताना 1942 में। और उसके बाद जो आकाशवाणी जो चैनल आया था वो कब आया था, तो आपको बताना 1957 में। तो जिसमें पूछा, अगर आपसे ये पूछे रेडियो के जनक कौन है, तो आपको बताना मार्कोनी। अगर आपसे पूछे रेडियो लाने का मैंने उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना पारिवारिक मनोरंजन। यानी पारिवारिक मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले रेडियो की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसमें एक नोट डाल के आपको पढ़ाया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। नोट डाल के, इग्नू ने, नाम सुना है? इग्नू ने अपने छात्रों को रेडियो प्रसारण उपलब्ध कराने के लिए एक चैनल की शुरुआत की थी। वो चैनल कौन सा था, कोई बताएगा? ज्ञानवाणी। जी, अगर आपसे ये पूछे, ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत की थी। यानी इग्नू ने अपने छात्रों को रेडियो से संबंधित जो भी कोई प्रोग्राम होगा या कोई लेक्चर होगा या कोई सूचना होगी वो देने के लिए एक चैनल की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था ज्ञानवाणी। अगर आपसे ये पूछे इग्नू की स्थापना कब हुई है, तो आपको बताना है 1935। वो इग्नू जो है संसार का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। संसार का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इग्नू। और इग्नू कौन सी शिक्षा प्रदान करता है, कोई बताएगा? ओपन एजुकेशन, यानी दूरस्थ शिक्षा। तो स्थापना क्या लिखी आपने, कब हुई थी? 1985। अच्छा, इग्नू एक तो ओपन एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है। अगर इनमें से कोई सी शिक्षा नहीं आती है तो फिर एक और शिक्षा आती है। फिर इग्नू कौन सी शिक्षा प्रदान कर सकता है, कोई बताएगा? बताएं। निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा प्रदान कर सकता है? निरौपचारिक, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इग्नू ने अपने छात्रों को सूचना देने के लिए, कोई कुछ भी देने के लिए जिससे हमारे छात्रों तक पहुंच जाए, कौन से चैनल की शुरुआत की है, तो आपको बताना ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत की है। अगर ये पूछे ज्ञानवाणी चैनल की शुरुआत कब की गई है, तो इसकी ईयर भी लिख लेना 2001। क्लियर है? अगर आपसे पूछे रेडियो क्यों लाया गया, पारिवारिक मनोरंजन के लिए, जनक कौन है, मार्कोनी, कैसा साधन है, शब्द है, रेडियो का प्रथम प्रसारण 1927, इंपीरियल ऑफ रेडियो 1929, ऑल इंडिया रेडियो 1930, 1930 है 1930, आजाद हिंद रेडियो 1942, आकाशवाणी 1957। आगे चले। संसार का सबसे बड़ा, जी? संसार का सबसे बड़ा क्या लाइन है वो? मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी। आगे चले। सर ये एक बार औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक ये बता दो एक बार। अभी बता रहा हूं, पहले आगे चले इससे, अभी बता रहा हूं। हाँ जी सर। देखो, शिक्षा होती है सर, यानी शिक्षा के प्रकार होते हैं सर, और 3 प्रकार हैं और क्रम से बता रहे हैं सर। आपसे पूछ भी सकता है शिक्षा का सही क्रम कौन सा है, क्रम से बता दें, समझना। पहली होती है अनौपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है सर औपचारिक शिक्षा, तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल, इसको बोलते हैं फॉर्मल, और इसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल। समझना। देखो, अनौपचारिक शिक्षा बहुत शिक्षा होती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है और जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, वो कौन सी कहलाती है? अनौपचारिक। जो परिवार के द्वारा मिलती है, पड़ोस के द्वारा मिलती है, मित्र के द्वारा मिलती है, मीडिया के द्वारा मिल सकती है, समुदाय के द्वारा मिल सकती है, समाज के द्वारा मिल सकती है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपको कुछ न कुछ सिखा के जाए, वो अनौपचारिक कहलाती है, इनफॉर्मल कहलाती है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता है। औपचारिक शिक्षा होती है जो विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाती है, विशिष्ट क्षेत्र में, और किसी विशिष्ट यानी निश्चित उद्देश्य के अनुसार, और किसी विशेषज्ञ द्वारा दी जाती है, एक समय सीमा में जो दी जाती है, निश्चित समय सीमा होती है इसकी। वो कौन सी कहलाती है? हमारी औपचारिक, जैसे परिवार, सॉरी, विद्यालय हुआ, चिड़ियाघर हुआ, पुस्तकालय हुआ, ये सब हमारे उसमें आते हैं। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है सर? एक एग्जांपल, इसका मैंने पहले आपको पूरी डिटेल में बता दिया। इसका उद्देश्य आपको ये समझना है, उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। यानी नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है, निरौपचारिक जो होती है, इग्नू वाली जो होती है, वो शिक्षा होती है जब हम किसी कार्य में संलग्न रहते हैं। यानी मान लीजिए हम जॉब करते हैं, या तो गवर्नमेंट करते हैं, प्राइवेट करते हैं, लेकिन डेली रेगुलर हम नहीं जा सकते हैं, तो हम इग्नू, यानी घर दूर बैठे, तभी तो मैंने इसको एक एग्जांपल बताया था, दूरस्थ शिक्षा, यानी
दूर रहते हुए जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब मान लीजिए आपकी जॉब लग चुकी है, जॉब लगने के बाद आप प्रमोशन के तौर पर कोई डिग्री लेना चाहते हैं और आपने इग्नू की डिग्री ले ली। अब इग्नू से डिग्री लेने के बाद अगर जब आपकी जॉब चल रही है, जॉब के चलते समय अगर कोई ऐसा चांस आता है जो आपकी डिग्री काम आ जाए, तो आपका प्रमोशन हो जाता है उस डिग्री को, तो आपके वो काम में आ गई, यानी उसका उद्देश्य हो भी गया। अगर आपका प्रमोशन उस डिग्री के द्वारा नहीं होता, कोई ऐसा ऑप्शन आता ही नहीं है जो आपकी डिग्री को काम में आए, तो वो काम में नहीं आती है। यानी इग्नू के द्वारा की गई जो भी डिग्री होगी वो उद्देश्य हो भी सकती है और नहीं भी। इसका सिंपल फंडा आपको ये बताना है कि निरौपचारिक शिक्षा जो प्रदान करता है वो हमेशा इग्नू प्रदान करता है, लेकिन जो उद्देश्यपूर्ण होती है, जो विशिष्ट क्षेत्र में किसी निश्चित उद्देश्य को किसी विशेषज्ञ के द्वारा किसी निश्चित समय सीमा के अंतर्गत दी जाती है, वो फॉर्मल कहलाती है। औपचारिक जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होती है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, वो इनफॉर्मल कहलाती है, जिसको हम अनौपचारिक कहते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। टीवी का नाम सुना है? नेक्स्ट आता है हमारा टीवी। टीवी का नाम सुना है? Yes, sir. अच्छा, टीवी को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेलीविजन। अरे वाह, दूरदर्शन। दूरदर्शन बोलते हैं। अगर इसके जनक की बात कर ले हम, तो जनक कौन लिखते हैं इसके? इसके जनक हैं जॉन बेयर्ड। कौन है? जॉन बेयर्ड। अब वो ये पूछेगा कि इसका प्रथम प्रसारण कब हुआ है? तो प्रथम प्रसारण आपको बताना है 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में। अगर आपसे ये पूछिए कैसा साधन है, तो आपको बताना है दृश्य और श्रव्य साधन। कैसा साधन है? दृश्य और श्रव्य। अच्छा, एक दिमाग में पॉइंट और आ रहा है, इसको सक्रिय साधन लिखेंगे या निष्क्रिय साधन लिखेंगे? निष्क्रिय। कैसा साधन है? ये हमेशा निष्क्रिय साधन है। सर मतलब इंग्लिश में अभी बता देंगे। अब उसके बाद ये पूछेगा कि इसका रंगीन प्रसारण कब हुआ है टीवी का, यानी रंगीन चित्र कब दिखाए गए, तो आपको बताना है 1982 में एशियाई खेलों के समय, जो हमारे एशियाई खेल प्रारंभ हुए उस समय से इसका रंगीन प्रसारण भी होने लगा। अगर आपसे पूछे ईयर, तो आपको 1982 बताना है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है, जो आपको बताना है, टीवी जो है वो शिक्षा का सबसे तीव्र और सशक्त साधन माना जाता है। सबसे तीव्र और सशक्त साधन माना जाता है। अगर आपसे पूछे टीवी के जनक कौन है, तो आपको बताना है जॉन बेयर्ड। टीवी का प्रथम प्रसारण कब हुआ, तो आपको बताना है 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में। टीवी कैसा साधन माना गया, तो दो तरीके से आपसे पूछेगा, या तो ऑडियो वीडियो पूछेगा या फिर अनएक्टिव होता है, यानी निष्क्रिय होता है। ये हमेशा अपनी चलाता रहता है, हमारी कुछ नहीं होता। अब दो बात आपके दिमाग में आई होंगी कि सक्रिय कौन सा होता है, तो सक्रिय वो होता है जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो, जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो, वो कौन सा साधन कहलाएगा? सक्रिय। लेकिन निष्क्रिय वो कहलाता है जिसमें एक तरफा संस्कार होता है, जिसमें एक तरफा संचार जो होता है, एक तरफा जो संचार होता है, वो निष्क्रिय कहलाता है। अब टीवी में दो तरफा होता है या एक तरफा होता है? एक तरफा। जी, तो कैसा साधन माना गया? निष्क्रिय। निष्क्रिय। जिसमें दोनों तरफा होगा वो सक्रिय। अगर आपसे पूछे टीवी पर पहली बार रंगीन पिक्चर, रंगीन प्रसार कब हुआ, अगर ईयर की बात करें तो 1982 लगाना है। अगर आपसे पूछे किसके समय हुआ, तो एशियाई खेलों के समय लगाना है। क्लियर है? सर ये दृश्य के साइड में क्या लिखा है? दृश्य श्रव्य ऑडियो वीडियो। ओके। आगे चले। जी सर। अब उसके बाद आता है OHP। सर पीछे करना एक बार। OHP OHP क्या होता है? OHP बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले आगे। आगे देखो, अब OHP की फुल फॉर्म देखेंगे। संप्रेषण के माध्यम में ये सर ये OHP। जी, ओवर हेड प्रोजेक्टर। उसके बाद इसको कौन सा साधन मानेंगे? दृश्य मानेंगे, श्रव्य मानेंगे या दृश्य श्रव्य? दृश्य सर। जी, ये हमेशा कैसा साधन होता है? दृश्य साधन होता है। अब उसके बाद वो ये पूछेगा इसमें प्रयोग किसका करते हैं, तो आपको बताना है ट्रांसपेरेंसी का, यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग। अब ये आपसे ये पूछेगा ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है, तो आपको बताना है पारदर्शी। कैसी होती है? पारदर्शी। लेकिन आपसे मेन क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्लास में अनुशासनहीनता को दूर करना। अनुशासनहीनता को दूर करना। जो बच्चे क्लास में सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं उसको दूर करने के लिए OHP को लाएगा। आपसे दो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ज्यादा मुश्किल कि OHP की फुल फॉर्म पूछ सकता है क्या है, या OHP में किसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पुट होगा तो OHP को लाने का मेन एम क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, तो क्लास में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए OHP को लाया गया। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आई होगी कि सब अनुशासनहीनता कैसे दूर हो जाएगी, अगर बच्चे ऊधम मचा रहे हैं तो OHP के द्वारा कैसे हो सकते हैं। तो देखो, OHP में ट्रांसपेरेंसी हम प्रयोग करते हैं, तो लेमिनेशन टाइप की एक शीट आती है जो पारदर्शी होती है। उस पर हम परमानेंट मार्कर से जो लेक्चर हम पढ़ाने आए हैं उसको पहले से लिखकर लाते हैं, यानी जो मैंने आपको ये पढ़ा रहा हूं यहाँ पर लिखकर, वो पहले ही मैं ट्रांसपेरेंसी पे नोट करके परमानेंट मार्कर से लिख के लाऊंगा, और जो OHP टीचर का होता है उसमें वो लग जाएगी ट्रांसपेरेंसी, और उसकी फॉक्स यहाँ पर होगी, तो मैं पीछे खड़े होकर आपको पूरा समझाता रहूंगा। अगर मान लीजिए मैं OHP के बिना पढ़ा रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं, तो मेरी जो पीठ आपकी बैक साइड आपकी तरफ हो रही है, तो आप 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में ये वाली बात होगी कि सर पीछे खड़े हुए हैं और आपको यहाँ पर लाइट उसकी पड़ रही है और मैं वहीं से खड़े होकर आपको समझा रहा हूं, तो आपके दिमाग में ये रहेगी कि सर पीछे खड़े हुए बात नहीं करना है। जब बात नहीं होगी तो क्लास में अनुशासनहीनता नहीं होगी। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूं मेरी बैक साइड आपकी तरफ होती है, तो आप 2 सेकंड के लिए भी विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको दूर करने के लिए किसको लाया गया? OHP को लाया गया। OHP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना ओवरहेड प्रोजेक्टर होती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसा साधन है? विजुअल साधन यानी दृश्य साधन है। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसपेरेंसी का। और ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? पारदर्शी। क्लियर है? जी सर। आगे चलते हैं। टाइम हो गया। टाइम हो गया? कितना हुआ है? हो गया तो एक चीज और कर लीजिए, इनसेट। नाम सुना है इनसेट का? जी सर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1975। फुल फॉर्म लिख लेंगे, इंडियन नेशनल सैटेलाइट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। अब इसका मेन उद्देश्य आपसे पूछता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
इन सेट को लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए। आपने एंटीना का नाम सुना? एंटीना, यस सर। जो पहले एंटीना हुआ करती थी, जो ब्लैक कलर की लीड आया करती थी, फिर ऐसे घुमा के कहते थे कि घुमाया आया या नहीं आया, ऐसे आपने सुना है, देखा होगा, सर करा देखा है। चला देखा होगा। तो जो वहां पर जो पिक्चर आती थी, पहले रामायण आती थी और पहले फिल्म आती थी, यानी हर सैटरडे को रात को शाम को 9 बजे, वो सारी जो प्रोसेस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए किसको लेके आए थे हम? इनसेट को लेके आए थे। इनसेट कब आया था? तो 1975 में आया था। इनसेट की फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगर आपसे पूछे मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम। ओके यस सर। ओके, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर प्लीज। बताइए बताइए। सर एक क्वेश्चन शायद मैंने पढ़ा है कि जैसे टीचर अगर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर लगाए तो भी कितने डिग्री का एंगल कितना ऊपर होना चाहिए, इस टाइप मैक्रो टीचिंग की आपने? सर नहीं करी। मैक्रो टीचिंग करते देखो, जैसे ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं 90 डिग्री का वो बनाता है, एंगल बनाता है। ओएचपी में तो पीछे खड़ा होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मैक्रो टीचिंग सूक्ष्म से पढ़ना, थोड़ा सा पार्टी हो जाए, सब कुछ पढ़ाया जाता है, 90 डिग्री का बनाता है। सर टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए 90 डिग्री का एंगल 90 बनाते हैं। डिग्री ऐसे, जिससे मैं आपको भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, 90 डिग्री होता है। ओके सर। मिलते हैं कल। तो ये लेसन प्लान कौन से चैप्टर में आता है?